जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। नमस्कार, मैं तान्या लांबा स्वागत करती हूँ आप सभी का कस्तूरी के इस समृद्ध मंच पर। कस्तूरी साहित्य, कला एवं संस्कृति का मंच है जो विविध विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों, प्रवक्ताओं और मीडिया बंधुओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। हम मंचीय कार्यक्रम के अलावा कुछ ऑनलाइन श्रृंखला भी कर रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण हैं किताबें बोलती हैं, फिल्में जो सहेजनी हैं, कथा कहो दिव्य राधिका, साक्षात्कार, जीना इसी का नाम है, आमने सामने, पंडित चंद्रभान दुबे स्मृति छात्रवृत्ति एवं व्याख्यान माला, तेरा मेला, पीछे छोटा राही, चल अकेला तथा कस्तूरी कला उत्सव। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा समय समय पर काव्य पाठ, आलेख एवं भाषण की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। पूरे वर्ष इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज को समृद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल जब कस्तूरी की शुरुआत हुई तो महामारी के चलते हम अपनी ऑनलाइन मंचीय गतिविधियों के माध्यम से सकारात्मकता का प्रचार प्रसार करने में खुद को लीन कर रखे हुए थे। पर आज जब स्थितियां पहले की अपेक्षा कुछ बेहतर हैं और समय हमें ये इजाजत दे रहा है कि हम यूं इस तरह सामने आमने बैठकर इस कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं। स्क्रीन के पीछे से लेकर आज तक का यह खूबसूरत सफर हम सभी के लिए बेहद सुखद है। उससे भी कहीं ज्यादा सुखद है कि आज की परिचर्चा का विषय बेहद प्रिय लेखिका की किताब सियोल से सरियो है। मैं आपको बताना चाहूंगी, कस्तूरी की महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में से एक है किताबें बोलती हैं, जिसमें हमने 100 लेखकों को और 100 किताबों को शामिल किया है। आज अपनी इस श्रृंखला के तहत हम डॉक्टर सुनीता की कहानी संग्रह सियोल से सरियो पर हमारे आज के वक्ताओं को सुनेंगे। हमारा सौभाग्य है कि आज वक्ता के रूप में हमारे साथ जयंती रंगनाथन जी और जितेंद्र श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। यूं तो हमारे वक्ता आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी परिचय को मात्र एक औपचारिकता मानते हुए मैं बताना चाहूंगी, हमारी वक्ता जयंती रंगनाथन जी दैनिक हिंदुस्तान में सीनियर फीचर एडिटर एवं पत्रिका नंदन की संपादक हैं। जयंती रंगनाथन ने उपन्यास, कहानी और संपादन की दुनिया में अपना अमूल्य योगदान दिया है। कई जानी मानी पत्रिकाओं के साथ जुड़कर आपने प्रिंट मीडिया के अनेक शिखर सर किए हैं। हमारे दूसरे वक्ता जितेंद्र श्रीवास्तव जी, आप प्रख्यात कवि, आलोचक, संपादक हैं। आपकी कविताएं जीवन जगत मनुष्य को केंद्र में रख लिए हुए हैं। आप पिछले 25 वर्षों से हिंदी काव्य जगत को सुशोभित करते आ रहे हैं। आप वर्तमान में इग्नू के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग में निर्देशक के पद पर कार्यरत हैं। यूं तो कल जब मैं जितेंद्र जी का परिचय लिख रही थी तो इतने सारे उसमें सम्मान, इतनी सारी रचनाएं और इतना सारा काम था कि मैंने सोचा अगर मैं सबको ही बोलने लगी तो पूरे कार्यक्रम आज ऐसे ही निकल जाएगा। इसलिए एक छोटा सा परिचय से मैंने पहले भी कहा, परिचय सिर्फ एक औपचारिकता है। हमारी लेखिका डॉक्टर सुनीता के बारे में मैं बताना चाहूंगी। आपने अपनी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। दिल व जहन से आप वुमन सोलो ट्रैवलर हैं। चित्रकारिता के बिना हम आपका जीवन कुछ अधूरा ही पाते हैं। हाल के वर्षों में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों पर मैथिली, मधुबनी व आधुनिक चित्रकारिता उल्लेखनीय है। कथादेश, कृत्य, सर्व भाषा जैसी पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित हैं। आलोचना, सृजनात्मकता, कविता, कहानी, संस्मरण आपका महत्वपूर्ण कर्म है। और आज हम आपकी हाल ही में प्रकाशित पहली पुस्तक, आपके पहले कहानी संग्रह सियोल से सरियो पर आपके साथ चर्चा में उपस्थित हैं। हमारे आज के वक्ताओं का सम्मान करने के लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर सुनीता का सम्मान करने के लिए हेमा मरियप्पा जी को बुलाना चाहूंगी। हेमा मरियप्पा हमारे साथी, कस्तूरी के एक्टिव मेंबर।
मैं चाहूंगी आप मंच पर आए और डॉक्टर सुनीता का सम्मान करें। मेरी विद्यार्थी है यहाँ से। और दोनों ने शादी की, मुझे अभी पता चला है कि दोनों ने शादी कर ली। इधर से पकड़ लीजिए बंदा जी। ये आपने ही बनाया है, ये मरियप्पा ने ही बनाया है। हाँ, ये कस्तूरी का लोगो। कस्तूरी का लोगो मरियप्पा भैया ने डिजाइन किया है। ये लोगो अपने आप में सबको समाये हुए हैं, कला, संस्कृति और साहित्य तीनों को। मैं चाहूंगी रेणु यादव जी हमारे एक्टिव मेंबर मंच पर आए और जितेंद्र श्रीवास्तव जी का सम्मान करें। रेणु यादव जी। आ जाओ मेरे पास। हाँ ठीक है। कहाँ? आपके टाइम आ ही जाए। बस इसलिए मैं आपसे इतने जोर से हंस प्रकाशक भी तो जाना चाहिए। कई बार उलझ जाता है। आ जाओ, हाथ लगा लो, हाथ लगा लो। कहाँ जाएगी मुझे तो। क्यों ऐसा क्यों? आ जाओ यहाँ पर आ जाओ। मैं वंदना वाजपेयी जी से अनुरोध करूंगी वे आए और हमारे लेखिका डॉक्टर सुनीता। मैं चाहूंगी कि आप मंच पर आए और जयंती रंगनाथन जी का जो सम्मान बनो करें। बना दो तुम, बता नहीं पाऊंगी मैं, यहाँ व्यस्त हूँ। ठीक है। हाँ। जो तुम्हारा मन हो बना दो। हाँ मैं अभी यहाँ व्यस्त हूँ, लक्ष्मी फिर करती हूँ। आ जाओ। फोल्ड से जहाँ बहुत अच्छी जगह रखा आपने। नहीं बहुत सुंदर जगह अभी फिलहाल के लिए तो रखा आपने। आज हमारी परिचर्चा का विषय है डॉक्टर सुनीता का पहला कहानी संग्रह सियोल से सरयू। मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो कहानियां इस किताब के अंदर संग्रहित हैं, ये सारी ही कहानियां एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी को विदित है कि इस किताब का शीर्षक है सियोल से सरयू। इसमें एक कहानी है जो इसी नाम से प्रकाशित है, संग्रहित है। सियोल से सरयू एक ऐसी कहानी है जो अपने आप में बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने एकत्र करती है। ना तो वह अपने आप में एक प्रेम कहानी ही है, ना वह किसी इतिहास को रचती है, ना ही किसी भूगोल से संबंधित है। इसके बाद भी ये हमें हर दृष्टिकोण से सोचने के लिए मजबूर करती हैं। अब आप सोच ही सकते हैं ऐसा क्या इस कहानी में रखा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगी
खुद अपने इस किताब के लिए सबसे शुरू में ही आत्मरंग में डॉक्टर सुनीता लिखती हैं, मैं हमेशा से ही लीप शैली की कहानी लिखना चाहती थी, जिसकी शक्ल रिपोर्टाज सी मगर आत्मा कहानी की जैसी हो। ढांचे से नाटक लगे किंतु कंचन काया कहानी की तरह ही रहे। इतिहास होकर भी इतिहास ना रहे, बेशक भूगोल की परिधि में विज्ञान का विधान ध्वनित हो। बहुत ही सुंदर आप लिखती भी हैं, इस पर अमल भी करती हैं। मैं चाहूंगी हमारे आज के वक्ताओं से, हमारे अतिथियों से वे आए और किताब का लोकार्पण करें। डॉक्टर प्रकाश उप्रेती, आप मंच पर आए। मुझे लगता है आपको भी आना चाहिए। विशाल कहाँ है? तो पीछे आ जाओ। क्या भाई विशाल, ये बुक तो हमारे पास पहले से ही है ना? हाँ पहले से है। एक और ले लो आप। हाँ, हमारे पास तो ये बुक पहले से बहुत सुंदर किताब का पहला प्रश्न, और मैं आपको बताना चाहूंगी इस पहले प्रश्न पर जो चित्रकारिता है इसको भी स्वयं सुनीता मैम ने ही डिजाइन किया है। बधाई। नहीं लिया मैंने। तुम मुझे आराम से रहने दो तो फोटो लें। हमारे पास तो किताब है, इसमें रखिए, इसको रखिए, हाथ में रखिए, और इसकी एक कॉपी भी आप सबसे साइन कराना चाहिए। नहीं यार, नहीं। तुम तो मेरी फोटो तो कर ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। ले लो ले लो। आ जाओ आओ बैठो। लो पकड़ो बच्चे। सारे कुछ बनाएंगे ना, आर्टिस्ट है ना, मम्मी आर्टिस्ट है। अरे फैशन डिजाइनर बनूंगी बड़ी। हाँ हाँ फैशन डिजाइनर। बताओ नाम क्या है? नाम स्वधा 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 यादव। स्वधा नमस्ते। अच्छा लग रहा है। मैं अपनी गुड़िया के लिए एक नया हमारे आज के कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर प्रकाश उप्रेती आज हमारे साथ हैं। मैं बताना चाहूंगी प्रकाश उप्रेती जी हिंदी की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं और अखबारों में आपके लेख प्रकाशित हैं। वर्तमान में आप दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में तदर्थ अध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही आपकी पत्रिका हिमांतर का आप संपादन भी कर रहे हैं। मैं काजल जी और अशोक से यह विनम्र निवेदन करते हुए मंच पर आए और डॉक्टर प्रकाश उप्रेती जी का सम्मान करें। इसी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत से होते हुए मैं चाहूंगी कि हमारे आज के सूत्रधार मंच को संभालें और अपना स्थान ग्रहण करें सर्वप्रथम, और उसके बाद आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी। हेलो, सबसे
पहले तो लेट आने के लिए माफ़ी। मैं बहुत लेट हो गया और उसके कई कारण हैं, लेकिन उन पर हम नहीं जाते हैं। आदरणीय गुरुवर जितेंद्र श्रीवास्तव सर और मैम, और आज जिनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं, सुनीता जी, मैं आप सबसे इस प्रोग्राम में आने मतलब लेट हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ सर आपसे। जो है मतलब सर मेरे गुरु के भी गुरु हैं तो आप माफ करेंगे। इस किताब पे बातचीत करने से पहले जब हम सारे पैनलिस्ट से बात करेंगे तो मैं इस किताब को पढ़ते हुए जो मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, और खासकर साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते और थोड़ा बहुत मीडिया का अभ्यास होने के नाते मुझे इस पूरी किताब को पढ़ते हुए जो महसूस हुआ, मैं उस पर कुछ बात करूंगा। फिर हम अपने पैनलिस्ट से इस पर बात करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने जो ऑडियंस है उनसे भी इस पर रिएक्शन लेंगे। सुनीता की किताब को जब मैंने देखा और विशाल ने जब मुझे इसका शीर्षक बताया तो मुझे लगा कोई यात्रा वृत्तांत है। कलाड़ी से कैलाश तक इस तरह की मैंने किताबें देखी थी जो यात्रा वृत्तांत की किताबें थी, तो मुझे लगा कि कोई जो है ये सियोल से सरयू तक वाली कोई यात्रा वृत्तांत की किताब है। और विशाल ने कहा कि भैया ये आपके मिजाज की किताब है, आप इसे पढ़िएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत घूमने फिरने का शौक है मुझे भी और लगभग पहाड़ का रहने वाला हूँ, तो पहाड़ ज्यादा नापता हूँ। तो 1 महीना पहले मेरे पास एक किताब आई और मैंने जब इस किताब को पढ़ना शुरू किया, और भूमिका से मुझे लगता है कि भूमिका दरअसल किताब का वह आईना है जिससे आप उसके दर पर पन्ने दर पन्ने पलटते जाते हैं। वह बहुत कुछ आपसे कह जाती है वो भूमिका। उसमें पहला ही शब्द मिला लीप शैली। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले जब एमए की क्लास में था, पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ रहा था, तो उस समय लीप शैली मैंने पढ़ी थी कि किसे कहते हैं करके। थोड़ा बहुत जब जादू यथार्थवाद के बारे में पढ़ रहा था तो उस दौरान भी लीप शैली से परिचित था, लेकिन हिंदी में लीप शैली पर उस तरीके से बातचीत मैंने नहीं देखी इधर कहीं भी। थोड़ा बहुत राजकुमार जी जो बीएचयू में उन्होंने एक पत्रिका में शायद तत्वों में कहीं कहानी के संदर्भ में लिखते हुए उसका जिक्र किया था, लेकिन उसके अतिरिक्त मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे अच्छा लगा कि जब मैं कहानी में प्रवेश करता हूं तो उस प्रवेश करने के संकेत मुझे उस भूमिका में मिल जाते हैं, और मुझे लगता है कि अब इसी नजरिए के अलावा चीजों को देखने का मेरा एक कॉन्सेप्ट इसमें बदलेगा। जब मैं उस कहानी को पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि सुनीता ने दरअसल उन कहानियों के जरिए कहानी के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा है अपने हिसाब से। मतलब कहानी का, क्योंकि अभी तक हम कहानी में अभ्यस्त थे यथार्थ के, कि गोया यथार्थ नहीं हुआ, कोई कच्चा माल हुआ, उसको कहानीकार ने उठाया और कहानी में रख दिया और हमने उस पर लहालोट हुए और कहा कि यही सबसे अच्छी कहानी है जिसमें सबसे ज्यादा यथार्थ है। दूसरा कि शैली के स्तर पर भी हम इसी ढर्रे पर रहे हमेशा से। थोड़ा बहुत इधर के जो लेखक आए, चाहे वो चंदन ने हो, चाहे वो शिवेंद्र ने हो, या इवन सुनीता ने, या मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं तो मुझे लगता है कि विनोद कुमार शुक्ल और जो है उदय प्रकाश ने अपनी कहानियों में शिल्प में जो तोड़ फोड़ की, वो मुझे इधर सुनीता की कहानी इस कहानी में नजर आया। पूरा इस कहानी संग्रह को अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि शिल्प, कथ्य और संवेदना के स्तर पर यह एक अपने तरह का नया संसार रचने वाला कहानी संग्रह है, जो बने बनाए ढर्रे को एक तो तोड़ता है। जब मैं इस कहानी संग्रह को पढ़ रहा था तो मुझे कई बार मुक्तिबोध के अंधेरे में याद आ रही थी। मुझे ये लग रहा था कि वह एक स्वप्न कथा है जिसमें सब कुछ रैंडमली बदलता जाता है। अचानक कोई एक पात्र आता है, फिर दूसरा बदलता है, तीसरा, चौथा। सुनीता की कहानी संग्रह को भी जब मैं पढ़ रहा था, पहली कहानी से लेकर और अंतिम कहानी तक, लायला से लेकर जो है उधर लास्ट तक कहानी में, तो मुझे लगा कि एक चीज चलती है, एक कहानी चलती है, उस कहानी के बरक्स अचानक दृश्य बदल जाता है। जैसे जब हम नाटकों को देखते हैं तो एक दृश्य आता है, उसके बाद अचानक एक दूसरा दृश्य बदल जाता है, एक सूत्र होता है जो उसको जोड़े रखता है। तो मुझे लगा कि यह कहानी हमारे परंपरागत ढर्रों से अलग हमको दरअसल नए तरीके से शैली, शिल्प और संवेदना के स्तर पर सोचने पे मजबूर करती हैं। और यह एक रीडिंग की कहानियां तो नहीं है बिल्कुल। अगर आपको ऐसा लगे कि आप एक रीडिंग में इस कहानी को समझ जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, आप उसकी मूल मर्म तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे बहुत देर तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि लायला दरअसल पुष्पेंद्र से प्रेम भी करती है, लेकिन वो जंगल में क्या कर रही है। पूरे जंगल के साथ उसके प्रेम की जो अपनी अभिव्यक्ति है, मतलब जिस दौर में हम रह रहे हैं जहां हमारा एक कंसर्न जो है वो पर्यावरण भी है, जहां कंसर्न हमारा ये भी है कि चीजें बिगड़ रही हैं। मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां हमारा एक बहुत बड़ा रोना यह है कि प्रकृति का बहुत विनाश हो रहा है और उसकी जो संवेदना है उसको खत्म कर रहे हैं।
जबकि मैं उस प्रदेश से आता हूँ जहाँ अगर पेड़ को अगर काटना भी है तो एक दिन पहले उससे पूजा करके माफी मांग ली जाती है, मतलब वो लिविंग थिंग है। और इधर हम देखते हैं कि 2 घंटे की दूरी कम करने के लिए जो है दिल्ली से देहरादून की 2 घंटे की दूरी कम हो जाए, उसके लिए 15,000 पेड़ काट दिए जाते हैं ताकि मुझ जैसा आदमी दिल्ली से जल्दी पहुंचे देहरादून और किसी होटल में व्याख्यान देके तुरंत रात को वापस आ जाए, उसके लिए वो दूरी कम हो रही है। इस दौर में मुझे दिखता है कि सुनीता की वो कहानी लगातार लाइला के जरिए उस प्रकृति से एक संवाद स्थापित करती है और उसको एक जीवंत और एक लिविंग थिंग की तरह हमें दिखाती है। और पुष्पेंद्र के साथ उसका पूरा एक संबंध है उस पूरे जंगल का, मतलब वह इस धरती पर रहते हुए, इस जगह पर रहते हुए प्राणियों के अलावा, जिसको हम एक तरीके से पेड़ पौधे भालू ये सब जो उसके पूरे जंगल के जो है वो थिंग्स हैं, उन सबके साथ उसका एक संबंध बनता है और बराबर आवाजाही रहती है। मेरी भाषा कुमाऊनी है, सुनीता ने उसमें कई जगह भोजपुरी का इस्तेमाल किया है, और क्योंकि मैं दिल्ली में रहा ज्यादातर समय और मेरे सारे दोस्त बिहार के रहे, तो मुझे बार बार उस टोन में, मतलब जो लगातार हम हिंदी से भोजपुरी की तरफ भी जा रहे थे, मतलब एक तो हम कथ्य में भी बराबर इधर उधर आवाजाही कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाषा में भी उतना ही आवाजाही कर रहे थे। तो मुझे वो बराबर वो याद आ रही थी कि जब हम कहीं जगह जो है शेखर जोशी की कहानियों को पढ़ते हैं या पहाड़ की किसी की उसकी, तो उसमें बीच बीच में ये चीजें आती हैं, या मनोहर श्याम जोशी को भी पढ़ते हैं तो उसमें बीच बीच में हम जो है उनको कुमाऊनी के शब्दों में जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अवरोध भाषा में ना उत्पन्न करके उसमें जो है एक तरह का नया रस देती हैं। तो मुझे लगा कि सुनीता की ये कहानियां इन सब चीजों को समेटे हुए हैं। उसके बाद जब मैं इस शीर्षक वाली कहानी पर गया, सियोल से सरयू तक, तो मुझे लगा कि अच्छा 5-6 साल पहले बीबीसी ने एक लंबी रिपोर्ट की थी कि कैसे कोरिया मतलब सरयू से जो है महारानी जो है वो कोरिया गई थी करके, उसके बाद बहुत सारे अखबारों ने उस पर लिखा। मुझे लगा यह कहानी उस पर होगी। जब मैं उस कहानी को पढ़ते गया तो मुझे लगा यह कहानी तो दरअसल प्रेम की कहानी है, और यह प्रेम की भी एक ऐसी कहानी है जिसमें दरअसल वह प्रेमी इस दौर में जहां सब कुछ मेटेरियलिस्टिक होता जा रहा है, जहां भौतिकवादी होते जा रहे हैं, उस दौर में भी वह प्रेमी बहुत सारी चीजों के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, मतलब प्रेम बचा हुआ है। यही उसकी एक बड़ी खूबी है। तो इस तरीके से सुनीता की इन सारी कहानियों से गुजरते हुए, या लास्ट में जो एक कहानी उन्होंने मुझे अक्षत की वो लाइन बहुत याद आती है कि जो विस्थापित हैं, है ना, वो रेत की तरह हैं, उनका कोई अपना जो है वो नहीं है, मतलब जगह नहीं है उनके लिए, वो बराबर विस्थापित है। और सुनीता लगातार पूरी इस कहानी संग्रह में नागरिकता के प्रश्नों को उठाती हैं। सुनीता जो है हॉस्पिटल में जो लगातार जिस तरीके से मतलब प्राइवेटाइजेशन है इसके प्रश्नों को उठाती हैं, पर्यावरण का जो धुआं है उसके प्रश्नों को उठाती हैं, मतलब इवन अपनी दूसरी ही कहानी में वो कोरिया और जापान में जो है वो शादी नहीं करने के लिए कि नॉट टू मैरिज वाला जो एक पूरा आंदोलन चला था विमेंस का, उसको पूरा उठा के लेके आती हैं। तो मुझे लगता है कि यह कहानियां अपने समय को तो दर्ज करती हैं, उस समय के साथ एक बारीक तरीके से उसके पीछे के कई सारे अर्थों को अभिव्यंजित करने वाली हैं। कविता के बारे में बराबर यही कहा जाता है कि मतलब वह कविता जो जिसमें मतलब शायद मलारमी ने ये बात कही है कि मतलब वही कविता वही आलोचक बढ़िया है जो कविता की गांठों को लगातार खोलते जाता है, मतलब कविता में स्वयं अर्थ के बजाय वो एक गांठ को खोले और उसके बाद अर्थ तक पहुंचे। तो मुझे लगता है कि सुनीता की ये पूरा कहानी संग्रह को अगर हमको समझना है तो सुनीता ने जो गांठें उसमें लगाई हैं उनको खोलना पड़ेगा, तभी हम उस मूल तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो शायद हम उस अभ्यास में, जिस कहानी के अभ्यास में है, उस अभ्यास से और उसी नजर से इस कहानी संग्रह को देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम पूर्णतः उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। बातें आगे चलती रहेंगी, मैं एक कहानी पर भी बात करूंगा। पहले मैं अपनी पैनलिस्ट से धीरे धीरे जो है वो बात करता हूं ताकि इस कहानी के बारे में हम और समझ सकें और कहानी को और जान सकें। मैं जितेंद्र सर आपसे शुरू करता हूं। मैं जब इस कहानी को पढ़ रहा था तो जैसे मैंने कहा कि मुझे लगातार मुक्तिबोध की याद आ रही थी, पूरा की अंधेरे में की याद आ रही थी, और लगातार मुझे लग रहा था कि परंपरागत अभ्यास से अलग ये कहानियां हैं जो खासकर सिलेबस और उसके इतर की जो कहानियां पढ़ रहे हैं। आप जब इस कहानी संग्रह से गुजरे और जब आपने उस लीप शैली को शुरुआत में देखा तो आपको किस तरह का अनुभव हुआ और आपने एक सुनीता के इस संग्रह को किस रूप में देखा? 2-3 चीजें सबसे पहले अच्छा है ऑन है नहीं। 2-3 चीजें सबसे पहले तो पहली किताब के लिए सुनीता को बधाई। सुनीता जी को मैं 10-12 वर्षों से जानता हूँ। ये संयोग है कि हम लोग एक ही परिसर में रहते हैं दिल्ली में। वो लिखती पढ़ती हैं ये तो मैं जानता था।
उनकी किताब आई, ये मेरे लिए विशेष प्रसन्नता की बात है और बहुत अच्छा लगा। नाम बहुत अच्छा है, सियोल से सच। क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो सबसे पहले मुझे ज़रूरी नहीं कि तुलना करूँ, लेकिन जब इस तरह का कोई नाम आता है तो मुझे राहुल सांकृत्यायन की किताब याद आई, बोलगा से गंगा। बोलगा से गंगा वो भी कहानियों की ही किताब है, अलग तरह की कहानियाँ हैं। वो राहुल सांकृत्यायन की अपनी दुनिया थी, अपनी समझ थी, हालांकि उसमें भी स्त्री केंद्र में है, वहाँ भी स्त्रियाँ केंद्र में हैं, उसमें भी एक चीज़ और भी अच्छी लगी कि सुनीता उसी अंचल से आती हैं, जिला तो नहीं है इनका, एक वही भोजपुरी का इलाका है जहाँ से राहुल जी निकल के आए थे, वो आजमगढ़ के थे, ये बनारस के पास ही हैं। तो एक तो वो अंचल पूरा का पूरा है, शायद कोई चीज़ रहती होगी, ये मैं क्षेत्रीय अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, कई चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, इनकी परवरिश उसी पूरब में हुई, कई चीज़ें चलती हैं। राहुल निश्चित तौर पर राहुल सांकृत्यायन हम सबको प्रभावित करते रहे हैं, सब चीज़ें। खैर, इन कहानियों पर उसकी कोई छाप और छाया नहीं है, लेकिन नाम से एक परंपरा कई चीज़ों से जुड़ती है, चली जाती हैं। ठीक कहा इन्होंने, लीप शैली का जिक्र किया। देखिए, कई बार रचनाकारों के साथ ये होता है कि कुछ रचनाकार आते हैं और जो एक पूरी की पूरी अवधारणा बनी होती है किसी भी विधा की, वो उसके साथ ही रहते हैं, उसी में उसके भीतर थोड़ा बहुत प्रयोग करते हैं और लिख कर चले जाते हैं। बहुत सारे रचनाकार हैं जो उसके साथ तोड़ फोड़ करते हैं और कई बार वो सफल भी होते हैं, कई बार असफल भी होते हैं। अच्छा रचनाकार जो होता है, जो कुछ नया करना चाहता है, कई बार असफलता के बावजूद या उसके भय के बावजूद भी नया करने की कोशिश करता है, नया लिखता है। तो सबसे पहले तो मुझे यही अच्छा लगा, जिसको इन्होंने स्वयं कह भी दिया अपनी भूमिका में। कई चीज़ें हैं इसमें, रिपोर्टाज, कहानी, संस्मरण, ठीक है ना, कई चीज़ें, कई चीज़ों की आवाजाही है। कई बार लेखक के लिए ये समस्या होती है कि क्या वो कहानी ही लिख रहा है, लिख रही है, या कोई और चीज़ है उसके भीतर जो उमड़ घुमड़ रहा है, उसको शब्द देना है उसे, तो क्या विधा पकड़े। इसके लिए कई बार इस तरह की चीजें ज्यादा जरूरी हो जाती हैं कि वो विधा को तोड़ दे। पठनीयता जरूरी है, पठनीयता जरूरी है। सुनीता की इस किताब की जो सबसे बड़ी खूबी है, जो सबसे अच्छी बात है, वो ये है कि अद्भुत प्रवाह में ये भाषा है, भोजपुरी भरपूर है इसमें। मैं भोजपुरी भाषी हूँ, इसलिए हो सकता है कि मुझे अधिक सहजता महसूस हुई हो, लेकिन जो भोजपुरी भाषी नहीं भी होगी उसको भी बहुत मुश्किल नहीं आएगी। बहुत सारे भोजपुरी के जो शब्द हैं उनका एक तरह से उनको हिंदी की धारा में लेकर के आई हैं सुनीता और मिला दिया है उसमें बहुत कुशलता पूर्वक। वो पैबंद की तरह नहीं है। बहुत सारे रचनाकार, खासकर कविता में तो विशेष तौर पर, जब लोक शब्द लेकर आते हैं तो पैबंद की तरह लगाते हैं। वो लगता है कि अलग से इन्होंने डाला है इसको। कहानियों में भी कई बार ये दिखाई देता है, लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं दिखाई देती है। और बहुत अच्छी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है, बहुत सर्जनात्मक भाषा है ये। लेखिका जो है वो भाषा के साथ, भाषा से मतलब छूट ले भी रही है और भाषा को छूट दे भी रही है, अपने भी उसमें बह रही है और भाषा को भी बहने दिया है। ये बड़ी बात होती है। जैसे एक हॉकी का प्लेयर, गेंद, वो अच्छा प्लेयर जो है वो जानता है कि गेंद को कहां कहां से निकालना है और कब उसे गोल कर देना है। मैं फुटबॉल नहीं कह रहा हूं, भाषा के साथ फुटबॉल की तरह खेलने की बात नहीं कह रहा हूं। कह रहा कहां से निकालना है, कैसे निकालना है। भाषा की तमीज जब किसी लेखक के पास होती है तो निश्चित तौर पर उसकी सर्जनात्मकता और बेहतर हो जाती है और चीजें निकल करके आती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुक्तिपरकता है, लोक जीवन से चीज जो निकल करके आती है। तमाम सुक्तियां हैं। जैसे सघन कविता में कोई पंक्ति आती है, उस तरह की। अभी मैं जब प्रसंग आएगा, आप ज्यादा न करें तो इसके दोनों फ्लैप पर, दोनों आवरण पे जो अंश दिए गए हैं, आप उन्हीं को सिर्फ पढ़ लें तो देखें कि किस तरह की। फिर मैं कंटेंट पर आऊंगा कि कंटेंट क्या होता है कि जब तक आप भाषा
में ठीक नहीं होंगे। कंटेंट को तो कैसे भी आप कह सकते हैं। मैं एक चीज देख रहा था, कहाँ गया वो इसमें, रेह भरे, इसमें है, पठार से प्यार कोई जीवन ठीक कर सकता है, रेह भरे खेत के सीने को चीर कर अन्न उगाने की जिद भला अब कहाँ बची। पता नहीं नई पीढ़ी के लोग रेह जानते भी हैं कि नहीं जानते। कबीर की कविता में ये आया है, कबीर ने रेह का इस्तेमाल किया है। रेह जानते हैं आप लोग, कितने लोग जानते हैं रेह? 3-4 लोग जानते हैं। रेह कहते हैं ऐसी मिट्टी है जिसमें लवण, खार जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। और पहले जो लोग, क्षमा करें मैं जाति का नाम लूंगा, तो पहले जो धोबी समुदाय के लोग जब कपड़ा साफ करते थे तो और कुछ उनके पास नहीं होता था, तो वे लोग इसी रेह से ही जो है कपड़ा इसका काम करते थे। कबीर ने इसका इस्तेमाल दूसरे ढंग से किया है, लेकिन ये जिस तरह से लेकर के आई हैं सुनीता भाषा में और उसको जिस तरह कहती हैं, ये सामान्य बात नहीं होती है। देखिए बातें आप सामान्य वाक्यों में भी कह सकते हैं, लेकिन जब आप भाषा में सूक्ति रचने की कोशिश करती हैं तो वहां बहुत संतुलन की जरूरत होती है। कई बार अनर्थ होने की आशंका रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा कोई अनर्थ इसमें है नहीं। यह मतलब ऐसी जगहों पर जहां कोई संभावना ना हो, रेह भरी हुई है, अब वहां अन्न उगाने की कोशिश, ये इस तरह की जहां कोई उम्मीद नहीं है, उन जगहों में उम्मीद तलाशने की कोशिश इस पूरी किताब में है। हर कहानी में 4 या 5 कहानियां हैं इसमें, 4-5 कहानियों में हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने सृजन समर्पण किया है किताब का। माँ, पिता, परवरिश, परिवेश और परिस्थितियों को, तीनों चीजों को दिया है जिन्होंने तैयार किया है। और भी सवाल करेंगे या मैं बोल जाऊं? नहीं सर, बीच में चलते रहेंगे। हाँ चलते। तो इस तरह की कई चीजें जो हैं, एक बात मैं कह के करूं उसके बाद आप बढ़िएगा। ये किताब लगभग हर कहानी जो है प्रेम के साथ है। प्रेम जो है उसका जीव द्रव्य है, और बल्कि कहना चाहिए कि प्रेम की चेतना जीव द्रव्य है। प्रेम एक चीज है, वो एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के साथ होती ही होती है। जैसे वो होश संभालता है, वो उसकी चीजों को समझने लगता है। जब तक नहीं समझता है, जैसे बच्ची है ये समझ रही है कि माँ है ना, प्रेम का अपना स्वरूप बदलता रहता है, चीजें बदलती रहती हैं। तो प्रेम की चेतना, और उसमें भी स्त्री प्रेम की चेतना विशेष तौर पर इन कहानियों में है। और एक अवधारणा है कि प्रेम की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती है। प्रेम अपने स्वभाव में अंतर्राष्ट्रीय होता है, वैश्विक होता है, वो किसी सरहद को नहीं मानता। वो हो सकता है कि किसी का प्रेम 10 किलोमीटर के भीतर ही हो गया हो, जहां पैदा हुआ उसी के। किसी का हो सकता है कि 7 समंदर पार का मामला हो। मैं बिल्कुल स्त्री पुरुष संबंधों के प्रेम की बात कर रहा हूं। तो एक बड़ी चीज है कि सुनीता अपनी कहानियों में स्पष्ट है कि वो कहना क्या चाहती हैं, और उसको उन्होंने बहुत सफलता के साथ कह भी लिया है, बहुत अच्छी भाषा में, बहुत प्रवाहपूर्ण भाषा में, सुक्तिपरक भाषा में। बिल्कुल सर ने सही कहा। जो कुछ भाषा है, मैंने कहा कि मैं भोजपुरी का नहीं हूँ, लेकिन जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये बाहर से सब लाके इसमें अन्यास ठूस दिए गए हो, या मुझे पढ़ते हुए कहीं अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं उसी लय में पढ़ रहा हूँ जैसे मैं हिंदी को पढ़ रहा था। जैन जी, मैं जब इस कहानी संग्रह को पढ़ रहा था और पहले ही कहानी को जब मैंने पढ़ा तो एक जगह पर मैं थोड़ा अटक गया। मैं वहीं से जो है चाहता हूँ कि आप बात को आगे शुरू करें। मैं इस कहानी संग्रह से उस अंश को पढ़ रहा हूँ। महुआ, बरगद, जामुन और इमली, यह चारों सहोदर भाई बहन जैसे हैं। आपस में एक दूसरे से इस कदर जुड़े हैं कि कोई अलग कर ही नहीं पाता। मायावी संसार में सहोदरों के बीच खूनी जंग से इतिहास भरा पड़ा है। ऐसे में पेड़ों के सहोदर बने रहने की कथा सबको रुचती है। पुष्पेंदु सहोदरों में सबसे छोटा है, लेकिन उसकी किस्मत सबसे पातर। अब ये जो पातर है सब, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि मुझे इसको मैं शायद नहीं जानता हूँ या नहीं समझता हूँ, या ऐसा नहीं लगा कि अगर, मतलब मैं बार बार सोचता था कि इसकी जगह या शब्द नहीं आता तो फिर कौन सा आता। मतलब यही इसके लिए बना हुआ है। लायला जंगल की कोख में उसके किस्से को जोड़ रही थी।
जब मैम आप लायला और पुष्पेंद्र के इस प्रेम के बीच में प्रकृति के इस पूरे आवागमन को देखती हैं, तो आपको वह अभिव्यक्त प्रेम किस रूप में नजर आता है इस पूरी कहानी संग्रह में, खासकर स्त्री पुरुष के प्रेम संबंधों के बारे में? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि सुनीता से ये मेरी रूबरू दूसरी मुलाकात है बिल्कुल, लेकिन मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार पढ़ रही हूँ, सुन भी रही हूँ। उस तरह से मुझे लगता है कि जो भी आपने प्रसंग का जिक्र किया, उसके पहले मैं एक बहुत अहम बात कहना चाहती हूँ कि जो भी आप लिखते हैं एज ए राइटर, तो उसमें बहुत कुछ आपकी झलक होती है। जो मैंने पिछले 3 साल में सुनीता जी को जाना है और जो इनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत है, वो किसी एक भाव या एक चीज में रुकती नहीं है। मैंने सच कहूं तो इतना रिसर्च करते हुए, इतना पढ़ते हुए, इतना डूबते हुए, चाहे वो पुराने लेखक हो, और मैं ये देख रही हूँ कि नई पीढ़ी के जितने लेखक हैं वो लगातार उन पे भी टिप्पणी करती रहती है, उनकी भी किताबें पढ़ती रहती हैं, मतलब इतना बृहद है इनका खजाना। तो जब इनकी किताब मेरे पास आई तो मेरे सामने किताब की एक छवि ऑलरेडी मैं बना चुकी थी और कर चुकी थी। मुझे पता था कि अगर सुनीता कुछ लिख रही है तो वो ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैंने पहले पढ़ रखा हो। और सच कहूं तो किताब आने के बाद ऑफिस में जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने महसूस किया कि कोई आसान किताब नहीं है। ये ऐसी किताब या ऐसी कहानियां नहीं है कि आप बैठक में आप पढ़ जाए और आपको समझ में आ जाए। मुझे लगता है पहले दिन ऑफिस में सारे काम के बावजूद शायद 1-8 घंटे मैंने कुछ पन्ने पढ़े, और उसके बाद जब घर गई और मैंने याद करने की कोशिश की तो मुझे लगा कि मैं उसे उस तरह से समझ नहीं पाई हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे ध्यान आया कि ये सुनीता ने ये कहानियां लिखी है, इस सुनीता की किरदार है लायला, पुष्पेंद्र, और ये उनका गड़ा संसार है जो एक खास आसान रास्ते में तो कतई ही नहीं चलेगा। तो ये जो इनका इतने दिनों का अनुभव है, इतने दिन तक जो इन्होंने पढ़ा है और इनकी जिंदगी जो रही है, तमाम तरह से खुदकुमकरी का शौक है, और बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ही एजी जिंदगी जीती है, बिल्कुल अलग तरह की। मतलब देखिए ना, सारी हम जो है सज सजा की साड़ियों में आई है और हमारी लेखिका जो है बिल्कुल उस तरह से अपने आप को रेखांकित करते हैं। अच्छा लगता है। अगर ये हमारा स्टेटमेंट है तो इनका स्टेटमेंट है, राइट। और ये जो स्टेटमेंट है वो इनकी हर कहानी में, हर पंक्ति में आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। तो जब आप कहानी को दोबारा पढ़ते हैं और समझ में चीजें आने लगती हैं, राइट। आप सब यहाँ साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, आप सब पढ़ते पढ़ाते रहे हैं, लेकिन मैं मीडिया की रही हूँ। आपको सिर्फ कहानी लिखती हूँ, कहानी पढ़ती हूँ और छापती भी हूँ कहानियाँ, है ना। लेकिन साहित्य में आप लोग जितना डूबते हैं, जितना आप लोग कोट करते हैं, शायद हम मीडिया वाले उतना नहीं करते। हम लोगों के लिए बहुत मैटर ऑफ फैक्ट होता है, हाँ, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट होता है, शायद ग्रे बहुत कम होता है। लेकिन इनकी जो कहानियां हैं, उनकी कहानियों का तरंग जो है वो ग्रे है। तो कहानी के जो किरदार है, चाहे लायला हो, लायला तो मुझे बहुत पसंद आई भाई, और जिस तरह से कहानी के अंत में वो निकलती है, बिल्कुल मैं आप लोगों को बता के वो सस्पेंस खत्म नहीं करना चाहती, लेकिन जिस तरह से जर्नी है उस लड़की की, बिल्कुल। और यहाँ आपको हर तरह की खुशबू मिल सकती है, जो आपने कहा, आपकी बात का जवाब दे। फिर वो जो दुनिया है, जो गांव की दुनिया है, भोजपुरी में बात करते हुए लोग हैं, और वहाँ की जो सशक्त लड़की है जो बाहर भी जाके काम कर रही है, इतनी हिम्मत है कि एक विदेशी से वो जो है शादी कर रही है, और 6 महीने बाद एक दूसरी कहानी का जिक्र कर रही हूँ कि वो तलाक की पार्टी, मतलब जिस पार्टी में सब आए हुए हैं वो एक्चुअली उनकी शादी की नहीं, उनके अलगाव की पार्टी है, बिल्कुल। तो आप देखिए कि जितने इसमें किरदार हैं, जितनी परिस्थितियां हैं, जितना बैकड्रॉप है, उनमें से कई सारी चीजें मेरे लिए नई हैं। नई जमीन की कहानियां जब आप पढ़ते हैं तब आपको वो कहानियां अच्छी भी लगती हैं, सरस भी लगती हैं, चौंकाती भी है और थर्राती भी है, क्योंकि जैसे आपने कहा, कई सारी चीजें
समझने में आपको वक्त लगता है, लेकिन जो भी हांडी, जो भी खाना धीरे धीरे पकता है लोगों की, उसका रस ही कुछ और होता है। तो पढ़ने के बाद, समझने के बाद जब आप सोचने लगते हैं तो पूरे अंदर तक जो स्वाद होता है, जो अजीब से रस में आप भीगते हैं, उसका मजा ही कुछ और है। तो ये मैं कहूंगी कि मेरे लिए इसका पूरा का पूरा निष्कर्ष यही है कि ये अगर आप इस किताब को हाथ में उठा रहे हैं तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप 24 घंटे में या 8 घंटे में पढ़ के खत्म करेंगे, और कीजिएगा भी मत। अगर ऐसा करेंगे तो न किताब के साथ न्याय करेंगे, न कहानियों के साथ, न लेखक के साथ, और न खुद के साथ। आप अपने आप को समय दीजिए और एक एक लाइन में डूबिए, एक एक किरदार में डूबिए, एक एक कहानी के पूरे उतार चढ़ाव में डूबिए। अगर आपने कुछ पंक्तियां मिस भी कर दी तब भी आप नहीं समझ पाएंगे, अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो पूरी जो यात्रा है, उस यात्रा में आपको भी डूबना होगा। कुछ चीज में जो हाइलाइट्स कहानियों का मैं जो बना के लाई हूँ, इसमें देखिए। सबसे पहले जो है, जो कहानी मुझे सबसे अच्छी लगी उसके बारे में बात करूंगी। हाँ, इसके बाद जो सबकी एक फेवरेट कहानी होती है, सबके फेवरेट कुछ होते हैं, बस फेवरेट कहानी के बारे में बात करती हूँ। फिर दूसरी जब आप दूसरी बार जब कहेंगे, देखिए लैंडिंग लाइफ रैंडम इश्क, मैं खुद इसकी रचना प्रक्रिया के बारे में जानना चाहूंगी, सवाल जरूर पूछिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये जो है अपनी जगह बनाने वाली किंजल जो है ना, उसका उभावपूर्ण क्या है, प्यार है, लस्ट है, लाइफ से कुछ पाने का जो खेल है, मतलब ये जो किरदार है वो अंत तक आपको जो है हिला देता है। बिल्कुल इसकी पूरी जर्नी जो है, मुझे लगा शायद आज की कोई भी लड़की आइडेंटिफाई भी कर सकती है इसके साथ, जबकि उसका परिवेश बहुत अलग है। तो ये जो बाकी भी जितनी कहानियां हैं, परिवेश तो खैर हर कहानी का बहुत अलग है, बिल्कुल सब में मुझे लगता है कि लेखिका ने अलग अलग तरह से जो है पूरा संसार करने की कोशिश की है। तो ये जो एक खास मैं कहूंगी कि पाठक और लेखक का जो रिश्ता है, जो धीरे धीरे सुलगता है इसमें, ऐसी किताब पढ़ने का रोमांच कुछ और है। ऐसी किताब में डूबना मतलब मुझे लगता है आपको अलग दुनिया में ले जाता है। कुछ शब्दों पे आप रुकते हैं, समझ में नहीं आता है, फिर आप जो है पढ़ते पढ़ते, जैसे आपने कहा उसमें वो जो शब्द है शायद आप समझ जाते हैं, और आपको हर शब्द का मतलब पता हो ये जरूरी भी नहीं। मैं भोजपुरी नहीं जानती, पर फिर भी शायद पढ़ते समय में समझ गई कि वो क्या बात करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये जो भी एक आंचलिक शब्द, कोलोकियल भाषा, वहाँ की बोली, वहाँ की समझ, इससे आप रुकते नहीं है, ठहरते नहीं है, आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से लेखिका की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि कठिन गुंजाल बुनते हुए भी वो एक सही निष्कर्ष तक पहुंच पाती है और अपने साथ पाठकों को वहां तक ले जाती है। और अब आपका सवाल इनसे होना चाहिए और मेरे भी कुछ सवाल पूछ लीजिए। सुनीता जी से हम लोग लास्ट में बात करेंगे। मैं जितेंद्र सर आपके पास आता हूँ। कहानी पढ़ते हुए जैसे मैंने शुरू में कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि स्मृतियां बहुत गतिशील हो रही हैं इसमें। हम लोग बराबर एक दृश्य के साथ उसके बाद तुरंत एक दृश्य बदल जाता है, दूसरे दृश्य के साथ हम कनेक्ट करते हैं। मेरी जहाँ तक थोड़ी बहुत समझ है और जितना मैंने पढ़ा है, वो इस तरह के अभ्यास कहानी में हमारे पास कम रहे हैं। तो आप कथ्य के स्तर पर कहानी कि इसको मजबूत पक्ष के तौर पर देखते हैं या किस रूप में पूरी आप इसको देखते हैं, पूरी रचना प्रक्रिया के तहत? ठीक कह रहे हैं प्रकाश साहब, जैसा मैं अभी आपसे जब ठीक कह रहे हैं प्रकाश, जैसा मैंने अभी आरंभ में भी कहा कि चूंकि हमारे वहाँ जो अकादमिक दुनिया है, हम बंधे बधाए ढांचे में पढ़ने के अभ्यस्त लोग हैं और लगभग विधाओं के भीतर प्रयोग को हम उतनी दूर तक ही अनुमति देते हैं जहाँ तक बहुत असुविधा ना हो जाए। यानी हम पत्र शैली की कहानी पसंद कर लेंगे, हम इस तरह की चीज़ें पसंद कर लेते हैं और उसको हम फॉर्म में कुछ नयापन भी मान लेते हैं। एक हमारे वहाँ जो एक जिसको कहते हैं कि पूर्व दीप्ति शैली जो है,
वो हमारे वहाँ रही है। इस तरह की कहानियाँ हमारे वहाँ पूर्वदित्य शैली में रही हैं, लेकिन जिस गति के साथ सुनीता की कहानियों में यह पूर्वदित्य आती है वो थोड़ा अलग है, नया है। कुछ दूर तक बात चलती है, फिर पीछे चली जाती है, स्मृति में चीज़ें चली जाती हैं। हमें लगता है कि जब आप, इन्होंने जैसा आरंभ में ही कह दिया कि कई विधाएं एक साथ जब चलेंगी तो ऐसा होगा ही। और देखिए क्या है ना कि जीवन बहुत जटिल है। हम अपने जीवन में भी कई बार वर्तमान में होते हुए स्मृति में लौट जाते हैं। कई बार हम स्मृति से अपने वर्तमान को कनेक्ट करते हैं, और लगभग जीवन में जो गतिशीलता होती है स्मृति की, वो गतिशीलता इन कहानियों में है। हमारे अपने जीवन में स्मृति की बहुत गतिशीलता होती है। अगर कोई स्वीकार करता है, कोई नहीं स्वीकार करता है, लेकिन सच्चाई ये है, देखिए स्मृतिहीन मनुष्य से अधिक सहानुभूति का पात्र कोई नहीं है। वो राष्ट्र, वो मनुष्य बहुत हाँ, अच्छा मान नहीं है, आवाज फिर भी जा रही है रिकॉर्ड में। हेलो मास्टर की आवाज दूर तक चली जाती है। महत्वपूर्ण लाइन है सर, यही महत्वपूर्ण लाइन है, मास्टर की आवाज दूर तक चली जाती है। तो मैं कह ये रहा था कि स्मृति, दरअसल इन सभी कहानियों में एक तरह से स्मृति जो है वो एक टेक्निक की तरह भी है, वो एक टेक्निक भी है इन कहानियों। अगर आप इसका मतलब हम शिल्पगत व्याख्या में जाएंगे, इसकी रूपगत व्याख्या में जाएंगे, तो स्मृति एक टेक्निक की तरह इन कहानियों में, हालांकि जब रचनाकार लिख रहा होता है तो कई बार वो नहीं जानता कि वो किस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, गजलें या कविताएं, जो गीत वगैरह लिखे जाते हैं, वो छंद में होते हैं, बहर में होते हैं। कुछ लोग उस्ताद शायर होते हैं, लिखते वक्त ही वो अपनी मात्राएं, अपना वजन देख लेते हैं। बहुत सारे जो अच्छे कवि हैं, जो उस्ताद नहीं होते, वो अभ्यास से इन चीजों में जाते हैं और लिखते वक्त उनको बिल्कुल मालूम नहीं रहता कि वो किस बहर में गजल कह रहे हैं, किस छंद में वो अपनी कोई कविता करने जा रहे हैं। वो हो जाता है उनके अभ्यास। रचनाकार जब लिख रहा होता तो उसे नहीं मालूम होता है कि वो किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। जिस समय उसको पता चल जाता है कि वो किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, उसका कंटेंट कमजोर हो जाता है। इसलिए उस्ताद शायरों की कविताएं अपेक्षाकृत उन कवियों से कमजोर हैं जो उस्ताद शायर नहीं थे। जैसे मिर्जा गालिब उस्ताद शायर नहीं थे, तो ये चीज होता है। तो लिखते वक्त बिल्कुल जिसको इस बात पे जिसको ये लगे कि मैं टेक्निक देख रही हूँ, वो नहीं लिख सकता। तो एक टेक्निक है, लेकिन सुनीता लिखते वक्त ऐसा सोच रही होंगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो स्मृति तो एक बड़ी चीज है ही, उसके बिना ये कहानियां संभव नहीं हो सकती थी। जिस कहानी का जिक्र कर रही थी क्या अभी जयंती जी, अच्छी कहानी है वो, क्या लैंडिंग लाइफ रैंडम इश्क। हम भारत में चूंकि इन कहानियों को पढ़ रहे हैं, उसमें भी हिंदी समाज में पढ़ रहे हैं, भारत में प्रेम की एक बनी बनाई अवधारणा यह है कि साहचर्य से प्रेम विकसित होता है। हमारे वहाँ दाम्पत्य प्रेम मुख्य प्रेम की अवधारणा रही है, और उसमें साहचर्य जो है वो महत्वपूर्ण चीज रहा है कि धीरे धीरे विकास होता है। लेकिन अपने मूल रूप में जो प्रेम है वो तो रैंडम ही होता है। वो आपकी अगर बहुत सुनियोजित है ना, तो फिर प्रेम कहाँ है? फिर तो व्यवस्था है, एक पूरी व्यवस्था है। अगर सुनियोजित है तो व्यवस्था है पूरी की पूरी। गोस्वामी जी ने मानस, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उस वाटिका प्रसंग है। उस वाटिका प्रसंग में सीता जब देखती हैं राम को, पहला जो दृश्य है कि लोचन मग रामहि पुरानी दीने पलक कपाट सयानी। जैसे ही राम की छवि आंखों में आई, पुतलियों में आई, सीता ने पलकों को बंद कर दिया कि अब इस छवि को कहीं जाने नहीं देना। ये जाहिर है कि ये उस प्रेम की प्रस्तावना है जो हमारे देश में दाम्पत्य प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है, राम और सीता। तो हमारे वहां लेकिन प्रेम की ये चीज बनी रहती है। तो ये क्या है ना कि साहित्य पढ़ते वक्त दो तरह से साहित्य पढ़ा जा सकता है। एक, हम अपने आनंद के लिए साहित्य पढ़ते हैं,
उसमें थोड़ा बहुत हमारा विचार तत्व भी काम करता है। एक साहित्य तब हम पढ़ते हैं जब हमें परंपरा का पूरा बोध होता है, हमें मालूम होता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या लिखा है, हमारे पूर्ववर्ती लेखकों ने क्या लिखा है। जब हम उसको जान रहे होते हैं तो नया पढ़ने का आनंद अधिक हो जाता है। तब हमें ये लगता भी है कि हम नया पढ़ रहे हैं, नया पढ़ रहे हैं। अगर आपने पुराना नहीं पढ़ा है, नहीं जानते, तो आप आनंद ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं हो सकती। आप कहानी पढ़िए, कविता पढ़िए, आप वो काम कर सकते हैं। इस कहानी में इसका उलट है। गोस्वामी जी के वहां सीता छवि को कैद कर लेती हैं। इसमें तो जो नायक है वो जहाज में बगल में बैठे बैठे जो है वो एक तरह से उस नायिका की छवि को अपनी पुतलियों में और अपनी स्मृति में कैद कर लेता है। एक उलट चीज है। एक तरह से आप देखें तो यह पितृसत्ता का प्रत्याख्यान भी है, पेट्रियार्की जो हमारे वहां है, जिसमें इस प्रेम की बहुत सारी चीजें स्त्री की ओर से ही हम देखते हैं। यहाँ पर उलट है कि एक व्यक्ति जो सेलिब्रिटी है, जो करोड़ों लोग जिसे पूरी दुनिया में जानते हैं, शायद सिनेमा की दुनिया का आदमी है, वो एंटरटेनमेंट की दुनिया का आदमी है, उसके प्रति लड़की आकृष्ट नहीं है, जो नितांत भारतीय है, अधिकारी है, अपने भोजपुरी में भी बात करती है, वो अपनी माँ से, अपने रिश्तेदारों से बिल्कुल भोजपुरी में बात करती है, उसमें कहीं कोई हिचक नहीं है। तो ये एक बड़ी चीज ये है कि मतलब जाहिर है कि सचेत होकर के ही किया गया है। ये एक तरह से पेट्रियार्की का क्रिटिसिज्म है, ये उसका पितृसत्ता का प्रत्याख्यान जो है वो लेकर के इस कहानी, यानी कि ये नितांत एक ऐसी प्रेम कहानी नहीं है कि पढ़ियो और आनंदित हो जाएगी। यह नए दौर की प्रेम कहानी है, ये नए स्त्री और पुरुष की पहचान करने वाली प्रेम कहानी है, ये हमारे दौर की प्रेम कहानी है। रीतिकाल की कविता हमारे समय की प्रेम कविता नहीं है। बावजूद इसके कि इसको पढ़ते हुए मुझे बिहारी की एक पंक्ति याद आई, जहां पर यह है कि चूंकि दोनों बात नहीं करते हैं, आंखों में बात करते हैं, देखते हैं, तो कहत नटत रिझत खिजत खिलत मिलत लजियात, एक बिहारी का छंद है, वो याद आया। लेकिन ये रीतिकाल का प्रेम नहीं है, ये हमारे भी यानी कि 20वीं शताब्दी का भी एक तरह से प्रेम नहीं है, ये 21वीं शताब्दी का प्रेम है, जिसमें स्त्री और पुरुष के बीच कोई इस तरह का विभेद नहीं है कि प्रस्ताव दूसरी ओर से ही आएगा। हाँ? कोई भी जा सकता, ये बड़ी बात है। इसका मतलब इसको रेखांक, जिस तरह की भाषा है इसमें कई जगहों पर, जिसे कहते हैं ना कि वो बात नहीं करते हैं, देखते रहते हैं। आशिक है तो दिलवर को हर एक रंग में पहचान है ना। प्रेम है क्या? अगर आप नहीं, भाषा तो माध्यम है, वो प्रेम नहीं है ना, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो आपकी पूरी देह भाषा में होता है, बॉडी लैंग्वेज जिसे आपकी देह भाषा में होता है, आपके आचरण में होता है। तो ये कहानी मुझे विशेष लगी, और ये कहानी इस बात को भी बताती है कि दुनिया बदली है। ये कहानी इस बात को भी बताती है कि ये जो हम लोगों ने बना लिया है कि जो तमाम जो बहुत इंटरटेनमेंट की दुनिया के लोग हैं या बहुत लोकप्रिय लोग हैं, वो लोग मतलब क्या कहेंगे उसे, बहुत अलग तरह के लोग हैं। उनके वहाँ प्रेम की कोई प्रेम की गरिमा नहीं है उनके वहाँ। एक सामान्य समझ जो है कि जो इस तरह के लोग हैं जो बाजार के लिए रात दिन काम करते हैं, पॉपुलर माध्यमों में काम करते हैं, उनको वहाँ प्रेम की गरिमा नहीं है। प्रेम की गरिमा है उनके वहाँ, प्रेम की गरिमा है। और संवाद तो बहुत अच्छे हैं इसमें। वही जो मैं कह रहा था, सूखी परखता है। मैंने तमाम पृष्ठ भी रखे हैं एक कि जहाँ जहाँ से इसको पढ़ना है मैं बाद में इसको करूँगा, आप इसको कर लें। तो एक स्मृति का जो सवाल किया वो आपने, और प्रेम की नई प्रस्तावना की कहानियाँ हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप जो है। मुझे अखिलेश की कहानी याद आती है, अगली शताब्दी के प्रेम का रिहर्सल। फिर मैं जब उस कहानी को, मैं कल जब सुनीता की कहानी को पढ़ रहा था तो मैं अचानक बार बार अखिलेश की उस कहानी की तरफ भी सोच रहा था। तो मैंने देखा कि जैसे सर कह रहे हैं ये प्रेम कहानी 21वीं शताब्दी की है और अखिलेश भी 21वीं शताब्दी के प्रेम को दिखाते हैं, लेकिन दोनों जगह दरअसल उस फॉर्म में और उसके शिल्प में बहुत ही बड़ा अंतर हमको नजर आता है दोनों को देखने में।
तो मैं उसी कहानी से स्टार्ट करूंगा जो आपकी फेवरेट कहानी है। ली और दूसरा उसमें जो पात्र है किंजल, उन दोनों के बीच में मौन है। मतलब भाषा कहीं बैरियर के तौर पर आती ही नहीं है प्रेम में। जैसे सर ने कहा कि आंखों ही आंखों में वो लोग बात कर रहे हैं, तो दरअसल जो यहाँ मौन है उन दोनों के बीच में, और उससे भी प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। अब इस मौन को उस कहानी में कैसे देखते हैं, उसे एक प्रेम कथा के तौर पर जो है, इस मौन को मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ आपके लिए। मुझे अच्छा लग रहा है कि हम इस कहानी के कितने अंदर तक घुस रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, देखिए, इस कहानी को समझने के लिए ऑन कर लो मैम। इस कहानी को समझने के लिए किंजल का किरदार भी समझना होगा। बिल्कुल, वो बहुत ही ज्यादा आत्मस्वाभिमानी, बिल्कुल छोटे शहर से अपनी शर्तों पे बाहर निकलकर आई हुई लड़की, और वो जो प्रेम चाहती है, जो भी मतलब मैंने वही कहा ना, वो क्या चाहती है वो तो पाठक निष्कर्ष निकालेगा कि वो क्या है उसके मौन में। वो मौन लस्ट है कि वो मौन क्या कहना चाहिए, उसका आत्मसम्मान है कि मौन जो है प्यार है, और कहाँ तक आगे बढ़ सकता है। और सच कहूँ तो अपने आसपास में देखूं, अगर मिलेनियल युवाओं को, उनके बीच सब कुछ है, मौन नहीं है। वो इतना बातें करते हैं, बात अगर नहीं कर रहे हो तो फिर वो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। मेरा मानना है वहां भी कोई मैसेज अगर आप टाइप कर रहे हैं तो वो भी बातचीत के बराबर ही है। वो मौन तो कहीं नहीं है। मतलब ठीक है, शब्दों का कम इस्तेमाल करते हैं, नए जार्गन होते हैं उनके, लेकिन मौन कतई नहीं है। तो दो युवाओं के बीच अगर आप कल्पना कर रहे हैं कि मौन एक किरदार का काम करेगा, तो उसके लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। कि सच कहें तो हम अपने आसपास मौन तो देख ही नहीं रहे आज, कहीं किसी रिश्ते में नहीं देख रहे हैं मौन। तो वो मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरती से यहाँ प्रेमी प्रेमिका के बीच तीसरा किरदार गढ़ा गया है, और वो जो कुछ बोले बिना आपस में जो एक दूसरे से अपेक्षा है, एक दूसरे को देखना है। तो देखिए, अगर मैं आपको देख रही हूँ, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल, मैं तो ये समझ रही हूँ कि आप ये समझ रहे हैं। तो आप तो क्या कहते हैं, बिटवीन द लाइंस जो आप पाठकों के लिए छोड़ते हैं कि भाई यहाँ ये सारी लहरें चल रही है जो उन दोनों किरदारों के बीच, तो वो एक बहुत ही समझदारी से, देखिए यहाँ बहुत बड़ी चूक हो सकती थी। ये कहानी अच्छी बन पड़ी है और बहुत सरस से, इसलिए क्योंकि मौन का बहुत सही प्रयोग किया गया है। अगर नहीं किया गया होता तो धड़ाम से गिर जाती ये चीज। आपको लगता अरे ये चीज हो ही नहीं रहा है आज की तारीख में, अब कैसे इस तरह की दो किरदारों की बात कर सकते हैं जो बिना कुछ बोले, एक दूसरे को जाने बिना इस तरह प्रेम की बात या प्रेम में गोते लगा रहे हैं। बिल्कुल, तो मेरा तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मौन यहाँ एक किरदार है, और मौन अपने आप में क्या कहना चाहिए, मौन की एक आत्मा है, और मौन यहाँ बहुत जीवंत है। जो आप जनरली ये मान के चलते हैं कि भाई आप बोल नहीं रहे हैं तो फिर वो समय जो है वो खत्म है, या वो चीज वहां है नहीं, वो डिलीटेड है, तो यहाँ पे ये हो नहीं रहा। बिल्कुल, यहाँ पूरा वो एक कहानी के साथ साथ चल रहा है और पूरे साहस के साथ चल रहा है। सही कहा। अब हम दरअसल इस पूरे किताब का जो शीर्षक है और जो सबको अट्रैक्ट करता है, और इसकी एक महत्वपूर्ण कहानी भी है। मतलब इस संग्रह की जो 5 कहानियां, हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए उसमें से अलग अलग कहानियां बहुत महत्वपूर्ण हो। मेरे लिए भी इस संग्रह की इस कहानी के अलावा कोई और दूसरी कहानी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन लेखिका ने अगर इस कहानी को ही शीर्षक के तौर पर चुना है, तो इसके शीर्षक के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके कारण उनके दिमाग में इसको जो है शीर्षक के तौर पर इसके चुनने का जो है उनके ख्याल आया होगा। तो मैं सर आपसे इस कहानी के जरिए जो है आगे बात को बढ़ाना चाहता हूँ। जो ये कहानी है सियोल से सरयू तक, बाहर से देखने में यह कहानी दरअसल एक यात्रा वृत्तांत की तरह मुझे नजर आती है, कि जहां हम स्मृतियों में जाते हैं और उस यात्रा में हमारे बीच में जो चीजें आती हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में दर्ज करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, और एक प्रेम कहानी उसके साथ साथ में चलती रहती है। भाषा का आपने जो जिक्र किया वो सब कुछ इसमें नजर आता है। तो इस कहानी के पूरे पाठ को हम सुनीता की रचना प्रक्रिया के साथ कैसे देख सकते हैं?
ये है ना, आवाज है इसमें? हाँ। जी। निश्चित तौर पर ये शीर्षक कहानी है, और किसी भी किताब की जो शीर्षक रचना होती है उसका विशेष मतलब होता है। देखिए, इसका एक पहला मतलब तो जो सीधा साधा एक साहित्य के विद्यार्थी के तौर पर मैं निकालता हूँ, वो ये है कि निश्चित तौर पर चूंकि ये कहानियाँ भारत में लिखी गई हैं, भारत की कहानियाँ हैं, और चूंकि इसमें बहुत कुछ पश्चिमी है, बहुत कुछ पश्चिमी है, तो एक नाम में कहीं ना कहीं जो दो संस्कृतियों को या एक वैश्विकता को, जिसको मैं कह रहा था कि प्रेम की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती है, वो स्वभाव से अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक होता है। कहीं ना कहीं ये जो सियोल से सरयू है, या सरयू से सियोल भी कह सकते हैं, क्योंकि कोरिया की जो कहानी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसमें राजकुमारी जो है वो अयोध्या से गई थी वहां पर, और वहां पर विवाह कर लिया 2000 साल पहले, लगभग ये 2000 साल पुरानी घटना है। तो एक तरह की सांस्कृतिक आवाजाही जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। देखिए क्या है ना, प्राकृतिक चीजों पर कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। प्रेम भी प्राकृतिक चीज है, इसलिए उसकी कोई सरहद नहीं है। अन्य सभी चीजों की वो सारी चीजें जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, उनकी सरहद होती है। इसलिए कई बार नदियों की सरहद हम बना देते हैं, जबकि वो प्राकृतिक होती हैं। हम उन्हें रोकने की कोशिश कर लेते हैं, यहाँ तक मेरा, यहाँ तक तेरा, पहाड़, लेकिन होती नहीं है। इस किताब का जो सबसे बड़ा मामला ये था कि मुझे लग रहा है कि एक तरह की जो कह सकते हैं आप कि कलाकार के मन में कोई इस कहानी में आता भी है। इस कहानी में कई जगहों पर सरहद को ले भाषा वाली पिछली कहानी में बहुत राजनीतिक टिप्पणियां हैं। वो एक तरह से प्रेम के भीतर बात की गई, लेकिन राजनीतिक है कि सरहदें जो है, वो भाषा की सरहद जो है वो काफी मुश्किल में डालने वाली होती है। वो पंक्ति देखने लायक है। तो एक तो सांस्कृतिक, मुझे लगा कि एक सांस्कृतिक आवाजाही को ये नाम रूपायित करता है, उसको लेकर के आता है, एक बड़ी चीज है ये। और इस तरह के संग्रह का ये मतलब। दूसरी चीज ये, इस कहानी का की जो सबसे खूबसूरती है, जो इनकी हर कहानी में है, इस कहानी में डिटेल्स बहुत अच्छी हैं। डिटेल्स, जैसे पिछली कहानियों में स्मृति की आवाजाही है, इस कहानी में आप देखेंगे कि जहां वो कहीं कैफे में बैठे हैं, वहां जो दूसरे देख रहे हैं, वो जो आपस में संवाद करते हैं, जो डिटेल्स, उन डिटेल्स के माध्यम से जो कहानीकार हैं या लेखिका हैं सुनीता जी, वो अपना मंतव्य बताती चलती हैं। उनमें जो डिटेल्स हैं, अगर आप उनकी समाजशास्त्रीय व्याख्या करेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें समाज की बुनावट दिखाई देगी आपको, उसमें स्त्रियों को और पुरुषों को देखने का नजरिया दिखाई देगा आपको, स्त्री पुरुष संबंधों को देखने का नजरिया जो सामान्य लोग देखते हैं किस तरह से, और उसमें बीच बीच में लेखिका अपने ढंग से उसका प्रतिवाद भी करती चलती है, अब तमाम दूसरे दृष्टांतों के साथ जो अपने वो स्थापित करना चाहती हैं, अब उन मूल्यों को वो डालती चली जाती हैं। तो यह कहानी प्रेम कहानी तो है ही है, प्रेम कहानी तो इसमें सब की सब प्रेम कहानी है। बल्कि आखिरी कहानी जब हम लोग चलेंगे वो तो बहुत मुझे मार्मिक लगी थी, जो इस किताब की आखिरी कहानी है, द्वारे सामाजिक संरचना के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। खैर बाद में बात करिए। तो ये सियोल से सरयू सांस्कृतिक कारणों से भी, भले ही प्रसंग बस उसको लिया गया हो, सांस्कृतिक कारणों से भी एक महत्वपूर्ण चीज लगती है। और डिटेल्स के नाते, जिसको एक टेक्निक के तौर पे कहेंगे कि फिर कहानी के भीतर इस्तेमाल किया है। एक बात मैं और कहूँ आपसे कि चूंकि ये परंपरागत हिंदी मूड की कहानियां नहीं है, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा इनको जगह बनाने में। हम अभ्यस्त लोग हैं, मैंने जैसा पहले भी कहा कि उन चीजों से जल्दी प्रभावित होते हैं, उनको जल्दी स्वीकार कर लेते हैं जो हमारे मनोनुकूल होते हैं। नई चीजों को समय लगता है जगह बनाने में, लेकिन निश्चित तौर पर ये जगह बनाएगी। और ये जो सियोल से सरयू है, ये डिटेल्स की महिमा की कहानी है। बहुत सही कहा सर आपने। जो है पूरी कहानी संग्रह में मैं ये बराबर पाता हूँ कि सुनीता जब कोई कहानी कह रही होती है तो उसमें बीच बीच में कई जगह पर स्वयं उपस्थित होकर जो है उन डिटेल्स को हमारे सामने रखती हैं। इस कहानी को भी जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि
एक कोरिया की कहानी चल रही है और बीच में सुनीता आती है और एक हमारे देश के कोरिया का जिक्र भी कर जाती है उसमें बीच में, जो है कि हमारे देश में भी एक कोरिया है छत्तीसगढ़ में। और वो बताती हैं कि कैसे उस कोरिया के बरक्स इस कोरिया का, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा था ना कि स्मृतियों की छलांग लगातार, मैं अचानक जो है गाइल के बीच में हूँ और उसके प्रेम को समझ रहा हूँ और अचानक से मैं वापस उस छत्तीसगढ़ में चला गया और मेरी मन स्थिति दरअसल उस छत्तीसगढ़ के कोरिया में रम जाती है। उस प्रसंग को अगर थोड़ा सा पढ़ूं तो सुनीता लिखती हैं, एक कोरिया हमारे देश का भी है जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है जो कि हसदेव नदी के किनारे बसा है। कोरिया जिले से बहने वाली नदी कैमूर पहाड़ियों से निकलकर कोरबा बिलासपुर से बहते हुए एस का आकार बनाती महानदी में मिलकर प्रभावित होती है। छत्तीसगढ़ कोरिया अपनी कला संस्कृति प्राकृतिक संरक्षण में संलग्न है, लेकिन दुनिया के मानचित्र पर तो छोड़िए अपने देश में भी अनभिज्ञता और उपेक्षा का शिकार है। मुझे लगता है कि ये बराबर जो टिप्पणियां आती रहती हैं और आप कहानी में जिस रिसर्च को और डिटेल को देख रहे हैं, जिस तथ्य की बात मैम आप जो है मीडिया में कर रहे थे कि बहुत कुछ वहां जो है ग्रे एरिया की बजाय ब्लैक एंड व्हाइट एरिया में होता है, इस कहानी को जब आप पढ़ते हैं और इस कहानी के इस डिटेल्स को और उस रिसर्च को देखते हैं जिसको लगातार कहानी में टेक्निक की तरह इस्तेमाल किया गया है बकायदा सुनीता ने, वह ऐसा नहीं लगता कि अलग से आपने कुछ प्रसंग जोड़ दिया हो करके, मुझे वह कहीं से अलग से जोड़ा हुआ प्रसंग नहीं लगता है। तो इस रूप में आप सुनीता के इस पूरे रिसर्च की जो है टेक्निक है उसके जरिए आप पूरे इस कहानी को कैसे देख रहे होते हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा कि सुनीता जो है इतना रिसर्च करती है और उनके पास इतना नॉलेज है। अगर हम सब इनका जो भी लिखा पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे या कभी इनसे बातचीत का मौका मिलता है तो कोई भी विषय आप ले लीजिए, वो इतनी किताबों का जिक्र कर देंगी कि आप चमत्कृत रह जाएंगे। देखिए, तो मैं आपको कह रही थी ना, इसलिए जब किताब पढ़ते समय मैं तैयार थी इस बात के लिए कि यहाँ सिर्फ मैं कहानी नहीं पढ़ने वाली हूँ, यहाँ मुझे बहुत रिसर्च, बहुत सारी जानकारियां पढ़ने को मिलेंगी। तो एक उदाहरण के लिए बता दूं कि पिछले दिनों इन्होंने मेरी किताब पे बात की थी, शैडो पे, और शैडो में बात करते समय मैं जो है बतौर लेखिका मैं उतना क्या कहना चाहिए, मुझे जानकारी नहीं थी जितना इन्हें जानकारी थी। ये इतनी किताबें पढ़ चुकी थी और इतनी जगह से चीजें लाके कोट कर रही थी कि मैंने वही कहा कि आज मेरा एक बहुत बड़ा सलाम आपके ज्ञान, आपके नॉलेज को जा रहा है। तो अगर कोई लेखिका, मतलब ये उस तरह से पढ़ाती भी है और पढ़ती भी है, इतना उनका इतना ज्यादा नॉलेज होगा, तो कहीं ना कहीं तो उनका इस्तेमाल करेगी। और जब आप कुछ लिखते हैं, बतौर लेखक आप लिखते हैं और जब आपको मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि आपकी कलम, और आजकल मैं कलम नहीं कहूंगी, आजकल तो हम सब लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आपकी उंगलियां और आपकी पूरी सोच उसी दिशा में बढ़ती है कि मुझे जब इस बात की जानकारी है या मैं इस चीज को जोड़ते हुए अपने पाठकों को कुछ नया और समृद्ध जब दे सकती हूँ तो क्यों नहीं। तो इन्होंने जिस तरह से छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ का कोरिया और कोई जानता है, जानता हूँ, मैं जानती क्योंकि मैं भिलाई में पली बड़ी हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे मैंने महानदी में हम जाते थे स्कूल पिकनिक के लिए और मुझे बड़ा अच्छा लगा बिल्कुल जब वो ये सवाल रखती है कि ये किस कोरिया का है, छत्तीसगढ़ वाले कोरिया का है कि ये साउथ कोरिया का है। बिल्कुल, तो ये तो एक महज उदाहरण आप बता रहे हैं। ये कहानियों में आपको हर कहानी में एक अलग धारा मिलेगी जो आपको जो है कहीं ना कहीं किसी रिसर्च का कोई नतीजा होगा या कुछ गहरा अध्ययन होगा या कोई आंकड़े होंगे या कोई सच्चाई होगी। तो वो तो ये हर कहानी का हिस्सा है और कहीं से लगता नहीं पिरोया हुआ है, क्योंकि पढ़ते समय जो मैं आप कह रही हूँ कहानी की धारा का ये हिस्सा लगता है और कहीं ना कहीं से बतौर पाठक आप समृद्ध होते हैं। सही कह रही है मैम आप, जो है लगातार आप इस कहानी पर मुझे लगता है कि थोड़ा हमको और ठहर कर बात करनी चाहिए इस कहानी, क्योंकि मुझे बराबर जब इस कहानी को पढ़ रहा था तो इस कहानी के जो पात्र हैं, गायल, गाराम, है ना, और दूसरा कियारा और एरियम, मुझे लगा कि ये पात्र मतलब लगातार याद करने के लिए भी थोड़ा समय चाहिए कि इन पात्रों को याद करें करके।
वो कोरिया का पात्र है, मुझे लगा कि गाइल उसका नाम हो सकता है। लेकिन जब मैं दूसरे एक पात्र का नाम देखता हूँ कि गाराम, तो मुझे लगता है कि इसका कोई विशेष संदर्भ होगा जरूर। और मैं बाद में सुनीता से इस पर बात करते हुए पूछूंगा कि इसका क्या विशेष संदर्भ रहा करके। लेकिन मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा था, इस पूरी कहानी के जरिए अभी मैं थोड़ा सा इस कहानी पर और बात करना चाहता हूँ कि इस कहानी में जो इतिहास के कुछ संदर्भ आए हैं, लगातार कुछ हम इतिहास के संदर्भों को देखते हैं, लेकिन यह ऐतिहासिक कोई कहानी नहीं है। या इस कहानी के जो पात्र आए हैं, तो कई बार ये पात्र जब स्वयं अपने से कुछ कह रहे होते हैं, जैसे गाइल लगातार बेहोश हो जाता है अपनी प्रेमिका से बात करते हुए जब वो शादी की बात नहीं कहती है और स्टार बक्स में है। और ये अच्छी बात है कि हमारी कहानी अब जो है सीपी के कॉफी हाउस से स्टार बक्स तक पहुंच गई है, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो मुझे लगता है कि जब स्टार बक्स में बेहोश हो जाता है और जो दो उनको सुनीता बराबर कहती है कि अधेड़ महिलाएं, और बराबर इस पर जोर देती है ब्रैकेट में रखते हुए कि वो स्त्रियां कई बार उनको जो है लड़कियां भी नहीं कहती हैं, अयोती कम महिलाएं जो है, तो वो जब बराबर उस पर जो है चर्चा करती रहती हैं। और अंत में आप जो है ये कियारा उसको हॉस्पिटल लेके जाती है, तो उसके जरिए पूरी जो है कहानी बुनी जाती है। तो ये पात्रों की जो आवाजाही है, ये कहानी को कितनी मजबूती देती है और कितना विस्तार कर पाती है सर, क्योंकि कई बार मैं थोड़ा सा इसको पढ़ते हुए बीच बीच में जो है अटक जाता हूँ और कई बार मुझे इसका अभ्यास फिर से वापस लौट के आना पड़ता है। इस पर थोड़ा सा आप जो है विस्तार से सवाल आपने किया वो कथ्य से अधिक रूप का मामला है कि कहानी का। देखिए क्या है, जैसा हम लोग सब लोग चर्चा कर रहे हैं इस पर कि चूंकि ये कहानी का जो एक बना बनाया ढांचा है, ये उसकी कहानियां नहीं है। और जब ढांचा बना बनाया नहीं है तो जाहिर है कि लेखिका अपने ढंग से उसमें तोड़ फोड़ कर रही हैं, किया भी है उन्होंने। और तो उसमें चलता रहता है। देखिए ये कहानी ठीक है कि मूल रूप से इसमें दो लोगों की बातचीत है, लेकिन इसमें बहुत सारे जो दूसरे पात्र हैं वो अधिक महत्वपूर्ण हैं। जो मैं आरंभ में भी कह रहा था, डिटेल्स में ये कहानी अधिक है। यानी कि इन पात्रों को भी डिकोड करने के लिए आपको उन लोगों तक जाने की जरूरत है। बिना उनके आप इन पात्रों को डिकोड नहीं कर सकते। बिना उन पात्रों के आप गाइल को या उसकी जो मित्र है आप उसको समझ नहीं सकते हैं। कुछ कुछ संदर्भ उनके साथ हैं, शेष वो महिलाएं बात करती हैं, जो अन्य टिप्पणियां आती हैं उनसे आप समझ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि यह एक नए ढंग की चीज है जिसमें कहानी कहने के लिए लेखिका ने सिर्फ नायक और नायिका को नहीं, एक तरह से उसके पूरे परिवेश को चुना है। जिस परिवेश में वो सारी चीजें घटित हो रही हैं, एक तरह से उस पूरे परिवेश की भूमिका वहां पर है। वह भी एक किरदार की तरह है इन महिलाओं के अलावा भी। तो ये कहानी बल्कि कह सकते हैं कि आगे बढ़ाने वाली इस कहानी में तुम्हारे इलाके का भी जिक्र है, कुमाऊं का भी जिक्र है, नदी का, पिथौरागढ़ का भी जिक्र है। मैं रहा हूँ पिथौरागढ़ में, तो उसका भी जिक्र है। तो एक अच्छी चीज है। यही मैं कह रहा हूँ कि एक आपको एक तरफ लगता है कि कोरिया का कोई पात्र है, भारत के लोग हैं, छत्तीसगढ़ आ जाता है, अल्मोड़ा आ जाता है, पिथौरागढ़ आ जाता है। ये तमाम चीजें जो हैं पाठक को हवाई होने से बचाती हैं। उनको लगता है कि उनका जो भले ही ये किरदार दुनिया के किसी हिस्से से आ रहे हों, लेकिन एक जमीन कहीं ना कहीं उनके आसपास की भी दिखाई देती है कि वो एकाएक अजनबी ना महसूस करने लगे। देखिए ना, निर्मल जी मेरे बहुत प्रिय हैं, लेकिन निर्मल जी पर ये आरोप बराबर रहते, उनको पढ़ते हुए आप उन इलाकों को देखने लगते हैं जिनसे आप परिचित ही नहीं है, जिनको आप जानते भी नहीं। तो सुनीता कम से कम उन अपरिचित इलाकों में ले जाते हुए बार बार आपको वापस लेके चली जाती है। भारत के कुछ इलाकों में ले आती हैं, तो कुछ कुछ अपरिचय जो है वो समाप्त होने लगता है। ये सब टेक्निक है। देखिए, हर रचनाकार अपने ढंग से अपने पात्रों को, अपनी कथा को ताकत देने की कोशिश करता है, और कई बार वो सफल हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है, लेकिन सुनीता सफल हुई है। ये सारा कई बार डिटेल्स बहुत बोझिल होता है। मैं कहानियों में डिटेल्स भरने वालों का निंदक हूँ,
मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। जो इंटरनेट से माल उठा उठा करके कहानियों में भर देते हैं, अरे भाई हम भी पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे जा करके, आपकी कहानी में हम क्यों पढ़ें उसको? कहानी कहने की तमीज तो होनी ही चाहिए, लेकिन जब सलीके से आप डिटेल डालते हैं, लगता है कि इसके बिना तो बात हो ही नहीं सकती थी, तो अच्छा लगता है। जैसे मैं पीछे कह रहा था ना, उस कहानी में जो पिछली कहानी थी, कुछ वाक्य जैसे कि बहने के सब्र में दोनों का धैर्य समाहित है। लेकिन ये सुक्तियां हैं, ये सुक्तियां हैं। आप इससे प्रेम को, इससे रिश्ते को नए ढंग से व्याख्यायित कर सकते हैं। रचनाकार को ऐसी जगहों से भी देखना चाहिए। सिर्फ कथ्य देखेंगे तो कथ्य तो बहुत कच्ची कहानियों में भी होता है, बिना कथ्य के तो कोई कहानी होती है। बहुत कच्ची किस्म की कहानियां होंगी, उनमें भी कोई ना कोई कथ्य होता ही होता है। उसमें और क्या क्या डाला गया है, वो हमारे साथ कितनी दूर तक चल सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी में भाषा सीखने का जो पूरा प्रश्न है, उसमें कहता है कि वो सरहदें अच्छी हो तो राहत देती हैं, बला हो तो घुटन देती हैं, और जबरदेही हो तो जिद पैदा करती हैं। तो ये जो हस्तक्षेप है लेखक का, आप देखें कि कफन कहानी में विधा का अतिक्रमण करते हुए प्रेमचंद स्वयं प्रवेश करते हैं कहानी में, क्योंकि कई बार लेखक की व्यवस्था होती है कि वो प्रवेश करे, वरना पाठक गलत सिरे से कहानी में प्रवेश करेगा, गलत जगह से कहानी में घुसने की कोशिश करेगा और अनर्थ हो जाएगा। तो ये कहानी मुझे लगता है कि इन पात्रों के बिना संभव नहीं थी, जो सवाल आप कर रहे थे। मैं अगली कहानी भी आपसे ही शुरू करना चाहता हूँ जरा। अगली कहानी हम लोग इसको अगर देखें तो अगली कहानी है सर, जो है रेत में रूह। जहाँ से मैंने वो जगह पढ़ी। हाँ, विभाजन के इर्द गिर्द बहुत सारी कहानियां बुनी गई हैं। वो इस तरफ की भी हैं और उस तरफ की भी हैं, और वो दोनों तरफ जो सीमा पर रह गए उनकी भी हैं, और वो उनकी भी बहुत सारी कहानियां हैं जो किसी के नहीं है अभी तक। तो मुझे लगता है कि ये सुनीता की कहानी, इसको जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे जब अक्षत का हुआ अंतिम वाक्य, जहां से ये कहानी उसके बाद फिर समाप्त हो जाती है, क्योंकि सुनीता ने कई सारे सवाल इसमें उठाए हैं, खासकर नागरिकता का सवाल भी है, विस्थापन का सवाल भी है, विभाजन के बीच का सवाल भी है। तो कई सारे सवाल हैं। भारत में रहते हुए और पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन आपको नागरिकता का सवाल आपके पास बराबर बना रहता है। तो अंत में जब अक्षत ये बात कहता है, तो मैं यहीं से आगे आपसे इस पूरी कहानी के बारे में जानना चाहता हूँ कि रेत का अपना कहाँ कोई घर होता है। विस्थापित लोग भी रेत जैसे ही हैं, नींव बन जाने के काम आते हैं, कंगूरे के साक्षी बनते हैं, उनका खुद के लिए सपना देखना गुनाह है। पनाह कोई नहीं देता है, नसीहत सब देते हैं। रेत मुट्ठी में हो या मोटरी में, वह दोनों में ही नहीं समाती है, भला हमें कौन समुआएगा। तो दरअसल जो यह दर्द है, और अक्षत में जो हमको यह दर्द नजर आता है, हिंदी कहानी में विस्थापन का यह दर्द कई और जगह भी, खासकर कथा साहित्य में हम इस दर्द को अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। लेकिन सुनीता की इस कहानी में आप इसको किस रूप में अलग नजर आपको आता है और किस रूप में आप इसको पूरा देखते हैं? अच्छा सवाल है आपका। देखिए, विस्थापन से अधिक त्रासद कोई चीज नहीं होती है। अगर विस्थापन आपको सायास दिया गया है, विस्थापन अब दो तरह का हो चला है। एक विस्थापन वह है जो हम अपनी स्वेच्छा से चुनते हैं, जैसे मैं भी विस्थापित हूँ अपनी जगह से, लेकिन ये मेरी स्वेच्छा का विस्थापन है। मैंने अच्छी रोजी रोटी के लिए गोरखपुर छोड़ करके दिल्ली का वर्ण किया है, दिल्ली में रहता हूँ। ये अगर मैं इस पर मातम करूं कि मैं अपनी ज़मीन पर नहीं हूं, तो ये गलत है। हमारे बहुत सारे जो दुखी हो जाते हैं हमारे प्रवासी मित्र, जो नए प्रवासी हैं, दो तरह के प्रवासी भी हैं। जो मॉरिशस, फिजी ले जाए गए, उनका दुख अलग था, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, लौटने नहीं दिया गया उनको वहाँ। जिस प्रलोभन के साथ ले जाया गया कि वहाँ सोना मिलेगा, पैसा मिलेगा, लौट नहीं पाए। एक आज के लोग विस्थापित हैं जो अपनी स्वेच्छा से इंग्लैंड और अमेरिका में अच्छी नौकरियों में जाते हैं और बस जाते हैं। समझ रहे हैं ना? जाहिर है कि इनका जो विस्थापन है वो इनका अपना चुना हुआ विस्थापन है, वो किसी ने उनको दिया नहीं है। हम लोगों को बराबर विस्थापन पर बात करते हुए इस बात को देखना चाहिए। जो नए विस्थापित लोग हैं, मैं सुनीता की कहानी पर आऊँगा 2 मिनट,
उनकी कहानियों को मैं अलग ढंग से देखता हूँ। उनमें से जो लोग हाय भारत की कहानियां लिखते हैं, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं, किसी बात नहीं। अगर इंग्लैंड अमेरिका में रहते हुए वहां की कहानियां लिखते हैं वो, तो मेरे ज्यादा काम की चीज होती है कि हमारी भाषा का परिसर बढ़ा देते हैं वो, हमारी भाषा में ऐसा यथार्थ लेकर आते हैं जो भारत में रहने वाला लेखक नहीं जानता है, उसको लेकर आते हैं। इस कहानी में विस्थापन को लेकर के चर्चा है। और देखिए बहुत अच्छे अच्छे वाक्य इन्होंने लिखे हैं, जो हिस्सा आपने पढ़ा भी और वो सब है। विस्थापन को सुनीता ने महसूस किया है इस कहानी में। शीर्षक ही जो कहानी का दिया है इन्होंने बड़ा काव्यात्मक है, पूरी किताब बड़ी काव्यात्मक है। हाँ, ये जितनी सूक्तियां हैं सब कुछ है, वो कविता है। विस्थापन को हम नए दौर में कैसे महसूस करें? देखिए आज पाकिस्तान वाले विभाजन के विस्थापन को महसूस करने वाली पीढ़ी लगभग चली गई है, कुछ लोग बचे हुए हैं। जो नई पीढ़ी दिल्ली में बड़ी हो गई, या जिन हिस्सों में लोग चले गए अब वो लोग यहीं के हैं। ठीक है ना। जैसे मैं मॉरिशस गया था, तो मॉरिशस की नई जनरेशन से जब मैंने बात की तो वो नहीं कहना चाहते कि वो इंडियंस हैं, वो कहते हैं कि वो मॉरिशस के हैं। वो अपनी आइडेंटिटी, उनके पूर्वज कभी आए थे, वो इसे सम्मान की निगाह से नहीं देखते। बताना कि हम लोग यहाँ कितनी भावुकता की बातें करें, लेकिन वो लोग इसको सम्मान की निगाह से नहीं देखते। वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी राष्ट्रीयता जो है वो बताना चाहते हैं। तो अगर विभाजन से जो विस्थापन आया, वो विस्थापन उसका दर्द जिन लोगों के साथ था बीत गया, उनकी बाद की पीढ़ियां अब जम गई हैं यहाँ पर भारत में। अब वो राजनीतिक मसले हो सकते हैं और नहीं, लेकिन अभी विस्थापन जो दूसरे ढंग के हो रहे हैं, जैसे पहाड़ों में हुआ, जैसे तमाम जगह नदियों के कारण हो जाता है, नए पुल के कारण, नए बांधों के कारण हो जाता है, सब कुछ है। तो ये कहानी कम से कम विस्थापन को नए ढंग से अपनी कहानी जो कथ्य है उससे बाहर भी विस्थापन के जो बहुत सारे मुद्दे हमारे देखिए, एक कहानी सिर्फ अपने कथ्य की बात करती है तो छोटी कहानी होती है। अगर वो अपने कथ्य से बाहर बहुत सारे हिस्से को कवर करना चाहती है या पकड़ने की कोशिश करती है या उसके संदर्भ संकेत देती है, तो वो बड़ी कहानी होती है। कम से कम सुनीता की इस कहानी के माध्यम से जो नए ढंग का विस्थापन है, जो अधिक त्रासद है, उस पर हम बात कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। सही कहा सर आपने जो है। मुझे बार बार ये ध्यान आता है, जब मैं विस्थापन पर कहीं देखता हूँ तो जिस पहाड़ से आता हूँ वह पहाड़ लगभग विस्थापित हो चुका है। हमारे यहाँ घोस्ट विलेजेस कहा जाता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि घोस्ट विलेज जैसी कोई अवधारणा है या गाँव कभी जो है घोस्ट हो सकते हैं करके, लेकिन क्योंकि सरकार उन्हें घोस्ट विलेज कह रही है तो हमको कहना पड़ता है। यह भी है कि दरअसल आप मनुष्य के गमन को और जो इस समय मिट्टी का दमन है उसको रोक तो नहीं सकते, नियंत्रित जरूर कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में जब मैं सुनीता की इस पूरी कहानी पर आता हूँ और आपसे मैं क्योंकि बतौर पत्रकार के तौर पर एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि नागरिकता के सवाल को बराबर जो है सुनीता ने इसमें उठाया है, और इस सवाल को भी उठाया है कि जैसलमेर और बाड़मेर के पास जो लोग रह रहे हैं और वो शादी के लिए पाकिस्तान तो जाते हैं, उनको आसानी से पाकिस्तान से और भारत से दोनों से परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है। तो पत्रकार जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं तो आपके लिए क्या चीजें इससे निकल कर आती हैं और आप कैसे इनको पूरा देखती हैं, इस कहानी को पूरा और इन सवालों को बतौर पत्रकार? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की कोई खबर सुनीता ने जरूर अखबार में पढ़ी होगी, क्योंकि हम सब जब कोई कहानी लिखते हैं या लिखना चाहते हैं तो उसका जो भी आइडिया है वो कहीं से प्रस्फुटित होता है। कई बार अखबार में कोई खबर छपती है, टीवी पे हम कोई खबर देखते हैं, उसके बाद उसे हम कहानी के रूप में बुनना शुरू करते हैं। तो निश्चित आप देखिए, आप रोज तो नहीं, लगभग इस तरह की खबरें रोज मतलब आ ही जाती है कि 15 साल से वो हिंदुस्तान में रह रही है, उनको नागरिकता नहीं मिली है, और एक नागरिकता न मिलने की वजह से कितनी सारी दिक्कतें आती है। न सिर्फ पाकिस्तान के, बल्कि मुझे लगता है और भी कई देशों के लोग जो आते हैं, कई विदेशी जो गया आते हैं, बनारस आते हैं, यहाँ आके शादी करके सेटल होना चाहते हैं, उनको नागरिकता नहीं मिलती है। बिल्कुल ठीक ऐसे पत्रकार में महसूस करती हूँ कि पत्रकार का काम जो है वो निष्कर्ष तक पहुंचना है और खबरें देना है, बिल्कुल ना, मतलब निष्पक्ष खबर देना है बिल्कुल।
पर हाँ, हम सब मानते हैं कि अगर हर देश की तरह यहाँ भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए कि अगर आप 10 साल यहाँ रह रहे हैं या 5 साल यहाँ रह रहे हैं, जैसे अमेरिका में तो है, तो इस तरह के लॉ बनने चाहिए और लोगों को आराम से यहाँ रहने की सहूलियतें देनी चाहिए। लेकिन फिर ये एक पूरी की पूरी राज्य सत्ता कानून इन सब पे निर्भर करता है कि बाहर के लोग कितना यहाँ आके रहे। क्योंकि इस मुद्दे पे मैं बात करना चाहूँ तो हम सब जो है श्रीलंका से आए, अभी श्रीलंका से बहुत लोग आ रहे हैं। मेरे बहुत मित्र हैं जो चेन्नई और तमिलनाडु में रहते हैं, वो कहते हैं कि हम इतने परेशान हैं कि श्रीलंका से लोग जो है बिना किसी इसके, मतलब सच कहे तो पतवार वाली जो नाव है उसमें अपनी जान की बाजी लगा के तट पे पहुंच रहे हैं और वहाँ जो है आश्रय चाहते हैं कि वहाँ की हालत कितनी खराब हो चुकी। तो मैं हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते में इन सब चीजों का साथ तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ये सब लॉ और कानून अपनी जगह है बिल्कुल, पर हाँ, अगर कोई आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, विस्थापन का दर्द है, तो एज ए नागरिक आपको उनका दर्द समझना होगा। लेकिन ऐसे पत्रकार मुझे यहाँ अपने पैर और अपना फुट डाउन करना पड़ेगा कि नहीं, हम ऐसी कोई गतिविधि अपने देश में नहीं चलने दे सकते। आखिरकार हमारे यहाँ खुद की इतनी बड़ी जनसंख्या की समस्या है कि हम कितने विस्थापितों को अपने यहाँ स्थापित करेंगे, बताइए। और ये जो जितेंद्र जी कह रहे थे, उस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि जो भी बंटवारे का दर्द रहा है, 70 साल हो गए हैं, बिल्कुल एक पूरी की पूरी पीढ़ी जो है वो निकल चुकी है। और अब जो दूसरी पीढ़ी है वो शायद जो है बहुत आराम से रम चुकी है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान की किसी भी कोने में हो, या फिर हमारे अपने परिवार के जो बाहर जाके बस गए हैं। बिल्कुल दूसरी पीढ़ी, बल्कि दूसरी पीढ़ी से ये मैं देखती हूँ कि वो जो बच्चे हैं अपना नाम तक बदल जाते हैं। बिल्कुल अगर आपने समीर रखा है तो सैम हो गया, रश्मि रैश हो गई, अपने आप को अमेरिकन, कैनेडियन और यही बताना चाहते, कहीं से अपने आप को वो ये नहीं बताना चाहते हैं कि हम जो है हमारा मूल यहाँ है। देख लीजिए ऋषि सुनक को, देख लीजिए उनकी बातचीत का अंदाज देखिए पूरा का पूरा। तो इसलिए अपना दर्द है। देखिए अगर मैं जो है कई साल पहले भिलाई छोड़ के मुंबई गई, या हमारे जो फोर फादर्स थे वो साउथ इंडिया से निकल के नॉर्थ में आए नौकरी की तलाश में 100 साल से ऊपर। हाँ, मैं जो भाषा बोलती हूँ वो भाषा बोलने वाला कोई नहीं है। जो पालघाट और तमिल मिश्रित, केरल मिश्रित जो भाषा बोलती हूँ, पर वो मेरा दर्द नहीं है। अब वो मेरे लिए गौरव की बात है भाई। मैं ये मानती हूँ मैं जहाँ रहती हूँ, जहाँ जिस देश में रहती हूँ, जिस भाषा में लिख रही हूँ उस भाषा का मुझे नॉलेज होना चाहिए। तो मैं तो पूरी तरह से अपने आप को दिल्ली वाली मान रही हूँ, पर हाँ मौका परस्त हूँ, मौका मिलने पे कहती हूँ मैं पालघाट अय्यर हूँ, तमिल जानती हूँ, कहानियों में इस्तेमाल करती हूँ मलयालम और तमिल, पर फिर वो वही तक है। फिर वो एक दर्द की तरह नहीं है, वो एक गुरूर की तरह, गौरव की तरह और ये जीवन यापन की तरह है बिल्कुल। पर अभी भी है दर्द। जो लोग क्या कहना चाहिए, अभी अभी कहीं से विस्थापित होके आए हैं और सच कहे बहुत गरीबी और गुर्बा में जी रहे हैं, उनका दर्द बढ़ जाता है। अगर आपकी जिंदगी में तेजी है, काम है, मौका है, तो शायद ये दर्द बन के नहीं रहता। बहुत सही बात है। सही बात आपने सही कही। कहानी असल क्या है ना कि विस्थापन की विडंबना को और उसकी राजनीति को, दोनों को कहीं ना कहीं जो है उभारती है। वो कि विस्थापन की जो विडंबना है वो भी, और जो उसकी राजनीति है उसको भी। और देखिए जो मैं आरंभ में कह रहा था कि हम जिस समय में हैं उसमें किसी के पास नागरिकता न हो, इससे अधिक भयावह कुछ भी नहीं है। कब उस व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल देंगे, कब उस व्यक्ति को उठाकर क्या कर देंगे, कुछ किसी भी देश में, सिर्फ अपने मतलब यहाँ की बात नहीं, किसी भी देश में अगर आप हैं तो आपके पास नागरिकता अनिवार्य है। तो एक तरह से ये राजनीतिक कहानी भी है ये कि ये इस तरह से बात करती है। और देखें तो थोड़ा सा इस विडंबना को इन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र का एक गीत इस्तेमाल किया है इसमें। इसका जो है वो वर्षा गीत जो है उनके, वो एक तरह से उस विडंबना को और मारक बनाने वाली चीज़ है। क्रिस्टोफर कार्डवेल की किताब है यथार्थ, विभ्रम और यथार्थ। तो विभ्रम और यथार्थ का भी जिक्र किया है इन्होंने, इल्यूजन एंड रियलिटी, उस किताब का भी जिक्र किया है। हालांकि सिर्फ जिक्र किया है, लेकिन उससे इसकी मारकता बढ़ जाती है। यह जो विस्थापित लोग हैं जिनकी कोई नागरिकता नहीं है, वो एक तरह से विभ्रम और यथार्थ के बीच झूलते रहते हैं।
वो इल्यूजन और रियलिटी वो समझ नहीं पाते कि वो मतलब उनकी रियलिटी है क्या। वो सोचते हैं कि वो यहाँ के नागरिक हैं, लेकिन जो संस्थाएं हैं वो कहती हैं कि आपके पास नागरिकता नहीं है। तो ये जो त्रासदी है उसको इन माध्यमों से भी यही टेक्निक होती है कि लेखक कई बार किसी और रचनाकार को लाता है, कोई और प्रसंग लाता है और उस विडंबना की मारकता को अधिक उभार देता है। और कोई भी कवि या कथाकार वही बड़ा बनता है, वही महत्वपूर्ण बनता है जिसमें विडंबना की बारीक पहचान होती है। जो विडंबना की पहचान नहीं कर पाता वो बड़ा लेखक कभी नहीं बनता। विडंबना की पहचान जरूरी है। हाँ, अब इसके बाद हम अंतिम कहानी में और सुनीता की तरफ ही लौट रहे हैं। समेट लिया जाए। हाँ, अब इसको समेट अंतिम कहानी की तरफ थोड़ा मैं आपसे उस पर एक टिप्पणी चाहता हूँ, उसके बाद मैं सुनीता के पास ही आऊंगा। अभी जो है अंतिम कहानी जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बराबर ये लगा कि इस कहानी में जो कई सारी कथाएं आती हैं, अवान्तर कथाएं आती हैं, बीच बीच में कथाएं चलती रहती हैं, सुनीता ने उनका गला घोंट दिया। मतलब वो कहानियां जो है वो एक लंबे उपन्यास की शक्ल में जा सकती थी या वो कहानियां बहुत आगे तक जा सकती थी, लेकिन बीच बीच में जो है सुनीता उनका गला घोंटती है और एक दूसरी कहानी उसके बाद करती। ये एक मेरा पार्ट हो सकता है। आप जब इस कहानी से गुजरे सर, तो आपको क्या लगा इस कहानी को पढ़ते हुए? और उसके बाद फिर मैं सुनीता के पास आऊँ। बस मैं इस कहानी के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आप कह रहे हैं। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये कहानी इस कहानी में कई तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक दर्द हैं। द्वारे द्वारे दर्द कहानी है, लेकिन कई तरह के सामाजिक सांस्कृतिक, और एक जो महत्वपूर्ण प्रसंग है जो जाति से च्युत हो जाने का, या जो हमारी पूरी सामाजिक संरचना है वो कितनी क्रूर है, वो कितनी जड़ है, वो बिल्कुल एक कदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, और कैसे सब लोग उसके शिकार हो जाते हैं, उसको भी इन्होंने उभारा है। जो जातिगत दंभ के कारण वंचित जातियों की स्त्रियों के साथ जो ज्यादती का पूरा है, वो भी इस कहानी, जाहिर है ये कहानी बनी उसी से, मतलब जो एक मूल प्रसंग जहाँ से मैं बात करना चाहता हूँ उसको लेकर के बने। उसको पढ़ते हुए जिस तरह से वो मिश्र जो हैं वो दलित बस्ती का हिस्सा हो जाते हैं, उस स्त्री को बचाते हुए उसके साथ चले जाते हैं, उनकी नौकरी भी चली जाती है क्योंकि पत्नी भी उनके खिलाफ हो जाती है, बिना यह जाने कि उसके पति ने एक बड़ा कार्य किया है, एक महत्वपूर्ण कार्य किया है कि स्त्री की इज्जत बचाई है। वो सब कुछ जाने बिना एक गांव में, चूंकि जो दबंग और जातियां हैं उनके लिए एक तरह से उन्होंने मार्ग रोक दिया। उस व्यक्ति ने जो स्त्रियों पर अत्याचार करने का मामला था, एक तरह से वो उसका प्रतिकार करता हुआ, तो वो उनके लिए खलपात्र है, वो उनके लिए खलपात्र है। तो एक तरह की आप देखें कि वो अंडर करेंट है, एक साजिश के तहत उसको जाति से च्युत कर दिया जाता है और वो उस बस्ती में रहने लगता है। सारी चीज याद तो जरूर आए मुझे प्रेमचंद गोदान में माता दीन भी याद आया, लेकिन प्रसंग इस तरह नहीं है। माता दीन का प्रसंग दूसरा है। वहां दलित बस्ती के लोग कहते हैं कि तुम मुझे अपने में नहीं मिला सकते तो हम तुमको अपने में मिला लेंगे। यहाँ मिला लेते हैं, यहाँ दलित बस्ती के लोग उन्हें अपने में मिला लेते हैं। तो यह कह सकते हैं कि भारतीय सामाजिक संरचना के भीतर जो कई तरह के द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों को आवाज मिली है। जो कई तरह के संघर्ष हैं, उन संघर्षों को आवाज मिली है। एक तरह से बदलाव का भी स्वर है कि मिश्र जी उस जीवन को स्वीकार कर लेते हैं और अपना कोई मतलब सफाई का पक्ष नहीं देते क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता है। तो कह सकते हैं कि एक साथ जड़ता और बदलाव का जो द्वंद्वात्मक रिश्ता है जो कि समाज में रहता ही रहता है, उसी से नई चीज पैदा होती है, उसकी कहानी है। अब हम जो है लेखिका से इस संदर्भ में बात करेंगे। बाकी आप लोगों के भी ऑडियंस में से जिनका अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। शुरुआत मैं करता हूं, फिर उसके बाद आप लोग जो है सब लोग जिसका भी जो भी सवाल हो सुनीता से कर सकते हैं। मेरा सवाल सुनीता आपसे सीधे से पहले से ये है, यह कहानी के साथ आपने जो है जोखिम लिया, मैं इन्वर्टेड कॉमा में इसको जोखिम कह रहा हूं, तो यह जोखिम सोचा समझा था या
परंपरा से जो अभ्यास बना था उसको तोड़ने का एक साहस दिखाने का मसला था। तो दरअसल यह जोखिम आपने उठाया कैसे? मैं शैली के स्तर पर बात कर रहा हूँ। सभागार में उपस्थित प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी और जयंती रंगनाथन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया करते हुए सभागार में उपस्थित सभी साथियों, दोस्तों, मित्रों और अपने विद्यार्थियों को स्नेह के साथ अभिवादन करते हुए मैं आपके सवाल पर आती हूँ। आपने उसे इन्वर्टेड कॉमा में जिसे जोखिम कहा है, दरअसल वो मेरा स्वभाव है। इसे मैं जोखिम नहीं मानती हूँ। हमें लगता है कि साहित्य में जो कुछ बनी बनाए धारणाएं हैं, उन धारणाओं में नए पाए जोड़ते चलना है। वरना दशकों से तुलसीदास जी को गए हुए 490 साल हुए, 3000 साल पहले वाल्मीकि ने रामायण लिखा और 141 साल में ही प्रेमचंद मिथक बनने को तैयार हैं। तो क्यों ना उन मिथकों को अपने जिंदा रहने नए मिथ में बदला जाए। तो ये जोखिम नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा पढ़ने का प्रभाव है मेरे मन में कि मैं नया करूं। और नया करने के लिए मुझे जरूरी लगा कि मैं भगवती चरण वर्मा के बहुत छोटे से उपन्यास चाणक्य की आत्मा से लीप शैली को जीवंत कर दूं, क्योंकि उस शैली का प्रयोग उन्होंने पहली बार उसी में किया था। चाणक्य को कोई नहीं जानता, चाणक्य नाम से लोग अवगत थे, लेकिन उस उपन्यास को नहीं के बराबर पढ़ा गया। रेखा चित्र तक आकर हम सारे सिमट जाते हैं और फिल्म देखते हैं या किताब पढ़ते हैं या कोर्स में पढ़ते हैं। तो उस लीप शैली का प्रयोग उन्होंने बहुत खूबसूरती से वहां किया है, और जिसकी शुरुआत वो बनारस से लेकर के कश्मीर तक जाते हैं। वो शैली कहीं न कहीं मेरे दिमाग में 20 सालों से था। जब मैंने पहली बार चाणक्य पढ़ा था तो मैं शायद 11वीं या 12वीं में रही होंगी, और वो एकदम से मेरे दिमाग में बैठ गया और मैंने डायरी में इसको नोट किया और मैंने वहाँ तारीख लिखा। और फरवरी का महीना था। मैं टीवी देखते हुए ज्यादातर पढ़ाई करती हूँ, ये मेरी आदतों में से एक आदत है। मुझे कोई साउंड ना सुनाई दे तो शायद मेरे ज्ञान का वर्धन नहीं होगा, तो रेडियो या टीवी कुछ चलते रहना चाहिए। मैं फिल्में देखती नहीं हूँ, सुन करके देखती हूँ, वो आदत में एक बना हुआ है। मैंने डायरी में वहां नोट किया, उस दिन 21 तारीख था और 21 तारीख को शुक्रवार था। रात में 11 बजे के आसपास मैं उसको पढ़ रही थी। मैंने डायरी में उसको नोट करने के बाद वहीं पे मैंने लिख दिया कि कभी मेरी मन स्थिति बनी तो मैं इस शैली को जिंदा करूंगी। तो यह जोखिम नहीं था, बल्कि पूरी तरह से मेरे दिमाग में बैठा हुआ एक सद प्रयास था। मतलब पूरी तरीके से आपने सोच समझ कर इस शैली का प्रयोग किया। दर्शकों में से किसी का कोई सवाल सुनीता से? पीछे से कोई? हाँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि हमारे पास 5 कहानियां संग्रहित हैं इस कहानी के, इस पूरे कहानी संग्रह के अंदर, तो सिर्फ सियोल से सरी हुई ये इसका जो है वो शीर्षक क्यों बना? क्योंकि इसका नायक जो है सियोल का रहने वाला है, लेकिन आपके साकेत में इनिस्फ्री का शॉप है, उसका मैनेजर है वो। इसलिए इस कहानी का शीर्षक यह बनना एक जरूरी पक्ष था, क्योंकि वो स्टारबक्स में कॉफी पीते हुए ही ये घटना हुई है। ये पूरी तरह से कहानी पूरी सच्चाई पर आधारित है, आंखों देखा सच है और मित्रता का सच है। इसमें जो जोई आती वो मेरी मित्र है, वो भी इनिस्फ्री में काम करती है, उसकी पोस्टिंग कोलकाता में हो गई है। तो शीर्षक इसलिए सियोल से सरयू रखा, क्योंकि सरयू से सियोल गाइल नहीं गया है, गाइल सियोल से सरयू में आके बसा है। क्योंकि माँ के देहांत के बाद पिता ने दूसरी शादी जब कर ली है तो उसका वहां रुकने का मन नहीं था। माँ के प्रति उसका जो अनुराग था, उस अनुराग की स्मृतियों में वो बार बार लौटता है और माँ को याद करने के दौरान ही कहानियों का जिक्र करता है, जिसमें इतिहास का जिक्र आता है, जिसमें रानी का जिक्र आता है, किम हो का जिक्र आता है। आज की तारीख में आप नेट में सर्च करेंगे तो किम हो के वंशज लगभग 6 लाख के आसपास कोरिया में हैं। वो सारे वंशज अगर कल को कहने लगे कि हम सरयू के रहने वाले हैं, तो शायद वही स्थिति होगी जो रेत में रूह के लोग धर्म के नाम पर भारत में आते हैं और फिर नागरिकता की लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो नहीं मिलेगा। तो सियोल नाम रखना ये एक जरूरी अंग था
और नायक के परिप्रेक्ष्य में भी सही था, क्योंकि सियोल अपनी जगह पर कायम है। किरदार ने सफर किया, किरदार सियोल से दिल्ली आया और उसके बाद वो कभी भी सियोल नहीं लौटता है, लेकिन मनन स्थिति से बार बार लौटता है। हाँ, उसके पास लौटने का एक चांस है, एवियम, जिस विषय पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया कि यह कहानी उस बात पर सबसे ज्यादा केंद्रित है कि एक लड़की प्रेम को नकार सकती है और एक लड़का उसके प्रेम में बेहोश हो सकता है। अच्छा, बता दी, हम तो समझते थे कि हिंदी सेंटर की कहानी है, कोरिया वाले। और सवाल दर्शकों में से, तब तक मैं एक सवाल सुनीता से और पूछ लेता हूँ। जहाँ आपने खत्म किया, मैं इसी बात पर आने वाला था कि आपकी कहानियों में मुझे नायिकाएं ज्यादा मुखर नजर आती हैं और दो नायक जैसे उभरने लगते हैं, दोनों मूर्छित हो जाते हैं। इधर पुष्पेंद्र भी मूर्छित हो जाता है, उधर घायल भी मूर्छित हो जाता है। और ये दो नायक, मुझे ऐसे लगता है कि ये दोनों उस कहानी को आगे ले जा सकते थे, लेकिन दोनों को आप मूर्छा में डाल देती हैं और दोनों उस मूर्छा से फिर उबर नहीं पाते हैं। क्योंकि पुष्पेंद्र भी अंत में जहाँ थोड़ा हिलता डुलता है तो वहाँ फिर कहानी खत्म ही हो जाती है, मतलब वो कुछ कर नहीं पाता। इधर घायल को अगर हम देखते हैं कि जहाँ वह ठीक स्थिति में पहुंचता है तो उसके बाद वो उतना मुखर नहीं हो पाता, मतलब मुझे वह उतना विस्तार पाते हुए नहीं लगता है। थोड़ा गंभीरता में इसको और लेके जाएं तो स्त्री विमर्श के या नारीवादी आंदोलन के कई पक्षों पर बात करते हुए बीच बीच में आप उसको, जिनका सिर्फ बाहरी आवरण भारत में कई बार इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका आप विरोध नकार भी बीच बीच में करती हैं। कई बार आप उस तरह की प्रगतिशीलता पर भी प्रश्न लगाती हैं बीच बीच में। तो ऐसे में जो आपकी नायिकाएं हैं जो ज्यादा उभर कर सामने आ रही हैं और उसके बरक्स जो नायक हो सकते हैं, मतलब मैं पूरी आपकी कहानियों में सिर्फ परिवेश को ही पूरा नायक और नायिका के तौर पर ही देख रहा हूँ, तो उनको इस रूप में गढ़ने के पीछे क्या किसी सिद्धांत के तहत आप ऐसा कर रहे थे, या मतलब ये सायास नहीं था, चीजें चलती गई और जो है कहानी इसी तरीके से बन गई, या किस तरीके से हुआ? अभी जितेंद्र श्रीवास्तव जी जब अपनी व्याख्यान कह रहे थे तो उन्होंने एक बात कही ना कि यह पितृ सत्ता का प्रतिख्यान है। तो हमारी नायिकाएं जो हैं, जो पितृ सत्ता है, पिट्रियार्की है, उसको तोड़ने के संदर्भ को आगे जोड़ रही हैं, क्योंकि पुष्पेंदु का बेहोश होना और गायब का बेहोश होना, दोनों में अंतर है। दोनों दो तरह से बेहोश होते हैं। एक व्यक्ति इसलिए बेहोश होता है कि एक जेंडर के तहत उसे नकारा गया है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति बेहोश होता है उसे एक कीड़े ने काटा है, तो वह परिस्थिति अलग है और इसकी परिस्थिति अलग है। और दोनों का आगे न जाना इसलिए जरूरी था कि जब हम जेंडर डिस्कोर्स की बात करते हैं तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था को तोड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि अपना घर परिवार सब कुछ तोड़ फोड़ दिया जाए, बल्कि ऐसा परिवेश गढ़ा जाए कि वह उदाहरण की तरह चीजें सामने प्रकट हों कि हाँ, यह भी एक तरीका है कि हम नकार कर सकते हैं। वो चाहती, जैसे लायला वो चाहती तो पुष्पेंदु से मिलकर जाती, वो प्रेम शायद सबको बहुत अच्छा लगता, लेकिन यह वही ढर्रा होता जैसे हजारों सालों से हमारी कहानियों में आता है कि एक नायक है और एक नायिका है, दोनों मिल गए और कहानी खत्म हो गई। इसलिए दोनों का उस परिस्थिति से बाहर निकलना जरूरी था। जब दूसरे नायक के संदर्भ को बेहोश के तौर पर देखते हैं तो वहां नायिका एक संगठन की बात करती है। फोर नोस एक ऐसा संगठन है जिसमें नो के लिए कई सारी गुंजाइशें हैं, जिसमें परिवार भी है, सेक्स भी है, बच्चे भी हैं, सबका है। और उसने संगठन को ऐसे नहीं अपनाया है, बल्कि वो अपने विचारों में कहती है कि कोई भी संगठन हो उसके नियम होते हैं और नियम का स्खलन नहीं होना चाहिए, बल्कि नियम को नियम की तरह ही चलना चाहिए। जैसे अगर दो देश हैं तो दोनों देश को एक नहीं होना चाहिए। अगर दोनों देश एक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बैलेंस बनाना मुश्किल होगा और दोनों में युद्ध हो जाएंगे। यही रहा, तभी सीमाएं बनी, सरहदें बनी, व्यवस्थाएं बनी। जैसे प्राकृतिक चीजों पर सर जब बात कर रहे थे तो कहा ना नदियों को नहीं बांट सकते, लेकिन सिंधु नहीं बटता तो आधा कश्मीर इधर नहीं होता, आधा उधर नहीं होता।
ठीक वही स्थितियां सब जगह हैं, चाहे जिला हो, राज्य हो या क्षेत्र हो या प्रांत हो। जैसे छत्तीसगढ़ का जब कोरिया आता है तो वो कोरबा को, बिलासपुर को क्यों डिवाइड कर रहा है? दोनों एक हैं, लेकिन दोनों की संस्कृति अलग है, वहाँ के दोनों आदिवासियत अलग हैं। तो इसलिए दोनों किरदार का बेहोश होना मुझे लगता है कि जेंडर डिस्कोर्स की दृष्टि से बहुत जरूरी है। शुक्रिया जो है सुनीता। और कोई प्रश्न? एक मेरी बात रहती थी जब मैं कहानियां पढ़ रहा था, तो आपकी सारी कहानियों में और जिस तरह से कुछ सत्तात्मकता की आप बात करती हो, जिस तरह से आपने मेरे कैरेक्टर्स को बेहोश किया है, एक निष्ठुर आलोचक सुनीता का कितना प्रभाव था सारी कहानियों में? क्या उससे 100%। आमतौर पे क्या होता है, लेखक सच नहीं स्वीकारते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये कल्पना था, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी रचना में लेखक 100% होता है। मैं अपनी कहानी में, किरदार में 100% हूँ। मेरा रहन सहन, स्वभाव, बातचीत, संघर्ष सब कुछ है। लेखक को अपने लिखे का नकार नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वीकार करना चाहिए कि हम यहाँ मौजूद हैं। अगर मौजूद हैं तो उसमें भय क्यों? तो मैं 100% ही केशव। और आलोचक की होना अलग प्रक्रिया है, कथा होना अलग क्रिया है, और कविता लिखना एक अलग प्रक्रिया है। किसी भी प्रक्रियाओं को एक में नहीं मिलाना है। जिस स्थिति में जो लिख रहे हैं उस स्थिति में, उसी किरदार में रह जाना ही लेखक के लिए सबसे जरूरी है। हमारे सामने ये उदाहरण है, जितेंद्र श्रीवास्तव जी कवि भी हैं, आलोचक भी हैं, कथाकार भी हैं। अभी हाल ही में इनका कहानी संग्रह भी आया है। तो कभी भी लेखक को एक ढर्रे में नहीं बनना चाहिए। तो जिस वक्त मैं इन कहानियों को डायरी से अपने कंप्यूटर पर टाइप कर रही थी, ये कहानियां आज नहीं लिखी गई हैं, कम से कम 14-15 साल पहले लिखी गई हैं। बिल्कुल भी ये कोई न सोचे कि मैंने सुबह एकदम रात में सपना देखा और सुबह उठकर लिख करके मैंने प्रकाशक को भेज दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत समय से लिखी हुई कहानियां थी। उसके बाद मैंने देखा, तो जब आप एक किरदार में होते हैं तो दूसरे किरदार में जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। द्वारे द्वारे दर्द में यह चीज है भी कि मेरे जो किरदार जहां आए हैं वही उनकी तीसरी हो गई है। बेशक शिकायतें अलग हो सकती हैं। माना जा सकता है कि आप थोड़ा सॉफ्ट हो सकती है, ऐसा कहा जा सकता है? नहीं, आज का समय कहता है सॉफ्ट नहीं, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। बहुत सही, बहुत सही, सहमत हूँ। मुझे बताइए सुनीता, आप नई वाली हिंदी की इतनी बड़ी पैरोकार है। मैंने देखा है कि जितने भी नए लेखक आते हैं उनको बहुत इंकरेज करती हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है उनका सहयोग करती हैं, उनकी तारीफ करती हैं। पर जब आपने अपने लिखने के लिए क्या कहना चाहिए, एक स्लेट चुना, तो फिर आपने अपनी हिंदी को इतना ध्रुव क्यों बना दिया, और आपने अपनी भाषा को और अपने पूरे परिप्रेक्ष्य को इतना कठिन क्यों बनाया? क्या मतलब ये आप हैं या वो आप हैं जो आप तारीफ करती हैं? नहीं, वही सॉफ्ट, मतलब मेरा मतलब वही था कि थोड़ा सॉफ्ट हुआ जा सकता था। ना मैं ठीक है, देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, पर मैं यही कह रही हूँ कि इसमें वक्त लगता है पढ़ने में, आसान नहीं है पढ़ना। तो ये आपने जान के चुना है? मैं दोनों हूँ। पाठक के तौर पर मैं हर वर्ग का सम्मान करती हूँ, लेकिन लेखक की पसंद तो अलग हो सकती है। कि लिखना मेरा अपना चॉइस हो सकता है, पढ़ना मेरे दिमाग की बुक्स हो सकती है, जिज्ञासा हो सकती है, किसी को इनकरेज करने के पीछे मेरी वजह होती होंगी कि चीजें अच्छी हैं, तो उन्हें क्यों दबाया जाना चाहिए। किसी भी रचना का मान सम्मान और आदर किया जाना चाहिए। तो मैं हर नई चीज पढ़ती हूँ। अभी तनिषी का संग्रह मैंने मंगाया, बिल्कुल 10 साल की बच्ची है, मैं उसे अपने स्टाइल या अपने शैली में ही ऑब्जर्व करूंगी। एक शुद्ध पाठक के तौर पर देखूंगी कि उसने क्या कहा है। तो नई वाली हिंदी की प्रशंसा मैं इसलिए करती हूँ कि नई वाली हिंदी नई पीढ़ी के लिए है, और मेरी हिंदी हो सकता है नई पीढ़ी के लिए होते हुए भी थोड़ी सी कठिन लगे, लेकिन इतनी भी जटिल नहीं है कि कालिदास से आजाद समझा ना जाए। जटिल मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये रस आता है जब उसको समझ के आप पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, आसान नहीं है, बिल्कुल। हाँ, आसान नहीं है। और खास करके लीप शैली की यही खासियत है कि उसकी भाषाई संतुलन बहुत जरूरी है। आप जैसे आमतौर पे कथा को खोल दिया जाता है या किरदार संवाद करते हैं, इसमें किरदार संवाद करते हुए शैली नहीं है, सूत्र शैली है। बार बार सर भी कोट किए हैं, आप भी कह रहे थे, तो ये सूत्र है।
तो मैं अपनी भाषा का चयन अपने कलम के लिए कर सकती हूँ, पाठ्यता के लिए नहीं करूंगी। बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी बात है कि हमें बराबर यह सरलता की मांग हमारी साहित्य से ही रहती है कि उसको बहुत सरल हो नई जाना वाली चाहिए। हिंदी जो है वो छलावा के अलावा कुछ नहीं है। नई वाली हिंदी ने भाषा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बहुत आप अपने प्रयोग की भाषा लिखिए, लेकिन जिस ढंग की भाषा वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोई जिस तरह का वो मिला के लिख करके नई वाली हिंदी करते सर, हैं, विद्यालयों ये कोई में नई बात थोड़े है। हमारे पीछे के लेखक भी ये करते रहे हैं, जितनी जरूरत थी उस मात्रा में लेकर आते थे। हम तमाम लोग सिर्फ अंग्रेजी को ही मिलाने को ही नई वाली हिंदी क्यों मानते हैं? जैसे ये कह रही हैं कि ये पलक्काड की हैं, पालघाट, इनके पूर्वज वहाँ के थे, वहाँ एकदम बॉर्डर है तमिलनाडु का और केरल का, वहाँ मिक्स भाषा बोली जाती है। तो बहुत सारे लेखक हमारे वहाँ ऐसी हिंदी लिखते रहे हैं जो ट्रेडिशनल हिंदी नहीं है, तो वो सब नई वाली हिंदी रही है। भारतेंदु ने भी एक समय में जिस हिंदी की बात की थी वो उनसे पूर्ववर्ती की हिंदी नहीं थी। तो इसका कोई डंका पीटने की जरूरत नहीं है कि नई वाली हिंदी कोई क्रांति है। कोई और सवाल दर्शकों में से? अच्छा, हाँ। प्रणाम मैम, प्रणाम सर। मेरा सवाल थोड़ा सा किताब से हटकर हो सकता है, पर आज के विषय में इतनी बार जो प्रेम का उल्लेख हुआ है उससे है, और मेरा सवाल एक्चुअली आप तीनों से ही है। प्रेम एक ऐसा विषय है जो पिछले कुछ 4000 सालों से एक आदमी के लिए एक ज़रूरत के तौर पर, और एक पुरुष के लिए एक ज़रूरत है, और एक स्त्री के लिए समर्पण है। जहाँ आपने मौन की बात की और आपने राम और सीता का उल्लेख किया। मुझे डॉक्टर गौतम चटर्जी सर का एक प्ले है अंगीरा, उसका एक लाइन याद आता है कि जब एक पुरुष किसी स्त्री से निर्वाण की बातें करता है तो दरअसल वो उसे अपना प्रेम जताता है। लेकिन 4000 साल हो गए हैं, एक पुरुष स्त्री का प्रेम या नॉर्मल प्रेम तो समझ नहीं पाया है। तो एज अ राइटर या एज एन आलोचक किसी भी तरीके से जब आप प्रेम को समझाने की कोशिश करते हैं अपने लेखनी में, तो क्या पाठकों तक उसका वैसा ही रूपांतरण पहुंचता है, या आपको लगता है कि पाठक को उस तरीके से उस चीज को लेना चाहिए? क्योंकि हम तो नहीं समझ पाए औरत के ना प्रेम को और ना एक्चुअल प्रेम को, हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से समझा। शायद कुछ मर्द होंगे ऐसे, मुझे लगता है कि ऐसे कुछ मर्द हो सकते हैं हमारे समाज में, लेकिन मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तो उस पर आप सवाल है ये, आप उत्तर देना चाहते हैं? पुरुष ही उत्तर दे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, आप समर्पण तो अनिवार्य शर्त है। अगर पुरुष अपनी जरूरत को प्रेम कहता है तो प्रेम नहीं है, ठीक है ना? वो तो एक तरह का कह सकते हैं, आपकी जो जिनसी जरूरतें हैं वो एक अलग चीजें हैं, और समाज में ये होता आया है। लेकिन अगर सचमुच प्रेम शब्द जहाँ आता है वहाँ समर्पण अनिवार्य है। राम का जो प्रसंग है उस समर्पण को इस रूप में देखिए कि तमाम राजसत्ता के दबावों के बावजूद भी, राजसत्ता का दबाव है, राम सीता को दूसरी बार घर से निकाल देते हैं, लेकिन राम जल समाधि लेते हैं। राम सीता की स्मृति में जल समाधि लेते हैं, उसी सरयू में डूब जाते हैं राम, उसी सरयू में डूब जाते हैं राम। यह भी समर्पण है। यह भी, इस समर्पण को आप देखते किस तरह हैं, यह भी देखने की जरूरत है। राजसत्ता का दबाव बहुत बड़ा होता है। राम प्रथमतः और अंततः एक राजा भी थे। वो राजसत्ता, राम को एक पति और प्रेमी के रूप में देखेंगे तो अपने जीवन को समाप्त कर लिया, जल समाधि ले ली। इनके बीच में जरूरतें पूरी हो जाती हैं, जरूरतें पूरी हो जाती हैं, वो एक अलग मसला है। अब एक महिला के नजरिया से मैं कहना चाहूंगी आपसे, प्रेम के बारे में हम सब लोग लिखते रहे हैं। देखिए, मेरे को आपका सवाल बहुत अच्छा लगा, नितांत जो कहूंगी मासूम सवाल लगा आपका मुझे, कि शुरू से अब तक का मेरा अनुभव रहा है कि प्रेम कहे या स्त्री पुरुष के संबंधों में महिलाएं या खासकर लड़कियां जो बिल्कुल पहली नजर में किसी को दिल लगे, बहुत अलग तरह से ये समीकरण चलता है। दरअसल औरतें या लड़कियां पुरुषों से जो चाहती हैं प्रेम के नाम पर, जो है वो जरूरतें पूरी होती ही नहीं है।
तो मेरा मानना है कि प्रेम एक बहुत बड़ा छलावा है, लेकिन ये रसायन अपने आप में बहुत खूबसूरत है। जब ये बहना शुरू होता है तो शायद दोनों को बहुत उत्तेजित करता है। हाँ, कहीं इसकी जरूरत, मेरा मानना है जब आप प्रेम में होते हैं, पर हम अपने जीवन साथी को हमें अपनी हर बात उनको जताने की जरूरत क्यों हो। जब हम